नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसे देखने वाले हैं। साथ में हम उनके हेडक्वार्टर देखेंगे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट का ईयर देखेंगे, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने क्या चीज़ हो रही है, नई चीज़ें या कोई नया गोल डिसाइड किया गया है, तो वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। कुल मिलाकर एग्जाम के पर्पज से ये जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट स्पॉट वाला है, मतलब हॉट टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक इनसे अपने फेवरेट क्वेश्चन बनाता है, और स्टेटमेंट में भी बन सकते हैं, फैक्चुअल भी बन सकता है। तो तैयार रहिए, इसके लिए शुरू करते हैं। इसमें इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी जोड़े गए हैं, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है तो किसी भी अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो ये नंबर दिया है, आप नोट करके संपर्क कर लीजिएगा। चलिए देखें, यहाँ से शुरू होता है। पहले इंटरनेशनल वाला देख लेते हैं, मतलब दुनिया भर में घूम लेंगे, उसके बाद अपने घर लौटेंगे। तो विश्व बैंक समूह से स्टार्ट होता है। विश्व बैंक समूह एक अलग चीज हो गई और विश्व बैंक दूसरी चीज हो गई। हालांकि दोनों जो है वो एक दूसरे से संबंधित तो है, लेकिन यहाँ दोनों को अलग अलग करके देखना आवश्यक है, तो वो दोनों देखेंगे। चलिए, विश्व बैंक समूह का मतलब यह है कि पूरा एक ग्रुप, इसमें 5 अलग अलग संस्थाएं हैं जो कि मिलकर इसको बनाती हैं। तो यहाँ इसका मुख्यालय देखें, सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, और स्थापना वर्ष है 1944, ये आप जानते भी होंगे। अध्यक्ष का नाम डेविड मालपास है। और जो 5 संस्थाओं की यहाँ बात की जा रही थी उसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय एवं पुनर्निर्माण बैंक। ये पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग करने का काम करता है। क्या काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पर्पज से है ना। इसमें आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कितने कंपोनेंट हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र है। इस प्रकार से 5 संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य ये है, अब देखिए इसमें लक्ष्य जो है वो बदलते रहते हैं। पुराना लक्ष्य क्या था उससे हमें नहीं मतलब है। जो नए टारगेट डिसाइड किए जाते हैं या अचीव करने के लिए रखे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 2030 तक ये लक्ष्य दिया गया है, मतलब विश्व बैंक समूह ने दुनिया को लक्ष्य दिया है कि बहुत अधिक गरीबी को खत्म करिए। 3% से ज्यादा ऐसे लोगों का प्रतिशत नहीं होना चाहिए जो कि $1.90 से भी कम पर गुजारा करते हैं। ठीक है, ये प्रतिदिन की आमदनी की बात की जा रही है। मतलब गरीबी को हर हाल में उन्मूलन उसका करना है। और ये जो अत्यंत गरीबी की दशा होती है, जिसमें कि $1.90 भी एक दिन में नहीं कमा पा रहा है, आप इसे आराम से रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में आदमी कितना कमा लेता है और उसकी क्या स्थिति इस कंडीशन में होगी। तो ये वाली जो गरीबी है, इस स्तर को खत्म करना है। इसके बाद देखिए, और कम से कम इतना तो ले ही आना है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हर देश के लिए 40% से नीचे की आय में वृद्धि करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना, ये वाला जो टारगेट है ये भी रखा गया है। अब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, हालांकि फॉर्मेलिटी ही है, आप समझ सकते हैं। इसमें हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पे दिया हुआ है वो 1944 है। डेविड मालपास इसके करंट प्रेसिडेंट है। इसमें जो कंप्राइज करने वाले 5 इंस्टीट्यूशन है उसमें IBRD ये पहला है, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद जो दूसरी संस्था है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA है। IFC का मतलब आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और मीगा का मतलब क्या होता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आप जानते रहिए। और ICSID ये क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 संस्थाएं हैं जो कि मिलकर इसको बनाती हैं। गोल वही है पुराना वाला जो पीछे आपने देखा। 2030 तक 2 लक्ष्य दिए गए हैं दुनिया को। 3% से ज्यादा उन लोगों का परसेंटेज नहीं होना चाहिए जो कि प्रतिदिन $1.90 भी नहीं कमा पाते, इससे भी कम उनकी आमदनी होती है। और जो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे है उसको प्रमोट करना, मतलब उसे शेयर करने की जो बात है उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर जो आमदनी है पूरी दुनिया की उसको बढ़ाने के लिए ये लक्ष्य रखे गए हैं ना। तो दुनिया के सामने सबसे पहला लक्ष्य तो यही है कि भाई गरीबी को कम करिए। और दूसरा लक्ष्य आप यहाँ देख रहे हैं कि इनकम ग्रोथ ऑफ बॉटम 40% फॉर एवरी कंट्री, इसको क्या करना है, फॉस्टरिंग करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, विश्व बैंक को देख लेते हैं अलग से। ये तो विश्व बैंक समूह को देखा, विश्व बैंक को अलग से भी देखेंगे तो मुख्यालय तो चेंज होगा नहीं, वही रहेगा।
ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए है। स्थापना वर्ष जो है वो 1944 है। वर्तमान सदस्य जो है वो 189 है। वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डेविड मालपास है। इसमें वही रिपीट कर रहा है। और जो सिर्फ विश्व बैंक है, यहाँ विश्व बैंक समूह की बात नहीं हो रही है। अकेले अगर विश्व बैंक की बात करें तो उसमें दो संस्थाएं हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय एवं पुनर्निर्माण बैंक है, ठीक, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। यही दो संस्थाएं मिलकर इसको बनाई हुई है। और विश्व बैंक समूह की अगर बात करेंगे तो उसमें 5 अलग अलग संस्थाएं। वही चीज यहाँ अंग्रेजी में आप देखेंगे तो अंग्रेजी में यहाँ नीचे देखें, हेडक्वार्टर रिपीट करने की जरूरत है नहीं, बाकी सब चीजें वही है। यहाँ देखें कहा गया है ना, वर्ल्ड बैंक कंप्राइजेस 2 इंस्टीट्यूशन, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का वर्ष है 24 अक्टूबर 1945, ठीक। विश्व बैंक पीछे आपने देखा, अब संयुक्त राष्ट्र को देख रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र को जब देखते हैं तो इसमें हमें द्वितीय विश्व युद्ध को याद करके रखना चाहिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद दुनिया भर में शांति बहाल करने के लिए और फिर भविष्य में दोबारा ऐसा युद्ध या ऐसा संघर्ष न पैदा हो जाए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। मूल उद्देश्य वही रहता है, बाद में उसके साथ अन्य लक्ष्य जो है वो जुड़ते जाते हैं। तो इसे हम देखते हैं। अब यहाँ देखें 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट, ये इसका यहाँ मतलब स्थापना का क्षेत्र है, ये मुख्यालय नहीं है, ठीक। सैन फ्रांसिस्को क्या है, ये स्थापना का इसका स्थान है। और डेट आप एग्जैक्टली याद कर सकते हैं, 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट। सदस्य देशों की संख्या 193 है, ठीक, 193। महासचिव इसके एंटोनियो गुटरेस हैं, ये पुर्तगाल के हैं। आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है ये पूछा जाता है। तो इसमें आप देखें अरेबियन है, इसके अलावा चाइनीज है, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। हिंदी इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन सा भाग है, तो महासभा है, इसमें सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से, चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये 5 यहाँ पे स्थायी सदस्य के तौर पे देखे जाते हैं, जबकि 10 जो है वो अभी परमानेंट नहीं दिखाई देते हैं। इसमें 15 सदस्यों में से सिर्फ 5 ही जो है वो स्थायी है, और स्थायी का ही नाम आपको याद भी रखना है। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसमें 54 सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य का नाम अनिवार्य नहीं है। न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अब इसे ध्यान से देखिएगा, 15 न्यायाधीश इसमें है, और मुख्यालय जो है वो द हेग में है। द हेग वाला जो न्यायालय का आप सुनते हैं ना, तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, और नीदरलैंड का जो द हेग है वहां पे इसका मुख्यालय स्थित है। और 6वां जो इसमें घटक है वो सचिवालय। तो संयुक्त राष्ट्र के इतने सारे हिस्से, ठीक। आगे चलते हैं। यहाँ उसी का अंग्रेजी वर्जन है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने देख ही लिया है। यहाँ देखें, ये जनरल जो सेक्रेटरी है इसके एंटोनियो गुटरेस है, ये पुर्तगाल के हैं। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज में आप अरेबिक देख रहे हैं, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रसियन है, स्पेनिश है। इसके 6 मेजर पार्ट्स हैं, और 6 मेजर पार्ट्स में जनरल असेंबली है, इसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें कि 15 मेंबर्स हैं, और 5 जो है वो परमानेंट है, इसमें चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और USA है, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, इस प्रकार से है। जबकि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है इसमें 54 मेंबर्स हैं, जैसा यहाँ दिया हुआ है। काउंसिल ऑफ जस्टिस है, इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसमें कि 15 जजेस है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है, नीदरलैंड। इसके अतिरिक्त 6वां जो घटक है वो सेक्रेटरीट है। ये सब इसके पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, यानी WHO का। स्थापना इसकी कब हुई थी वो देख लीजिए, 7 अप्रैल 1948, ठीक। डेट देख लीजिएगा। मुख्यालय जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 194 है। किसका कहां पर मुख्यालय है इसमें कंफ्यूजन होता है, ज्यादातर जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसी प्रकार से दिखाई देते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से याद करने की आवश्यकता होती है। जिन जिन महत्वपूर्ण संस्थाओं का या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका हेडक्वार्टर एक जगह पे है, उनको एक साथ लिखकर याद करेंगे तो आसानी होगी। कुल जो इसमें मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 194 है। और वर्तमान जो इसके महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एडनोम है, ठीक। इनका नाम याद रखिएगा। उप महानिदेशक, ये यहाँ देखिए गौरव की बात है, ये पहली भारतीय महिला है, और इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, ठीक। तो इनका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि भारत से संबंधित है तो प्रश्न बन सकता है। अब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, एस्टेब्लिशमेंट वही 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्री 194 है। जो यहाँ प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है वो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है वो आपने देखा ही सौम्या श्रीनिवासन है, माफ कीजिएगा, सौम्या स्वामीनाथन है।
और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि इस पोस्ट के लिए अपॉइंट हुई। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन, ये अगला क्रम है हमारा। WTO को देख रहे हैं, ये बाद में स्थापित हुआ था, ये पहले का स्थापित नहीं है। ये 1995 में स्टैब्लिश होता है। मुख्यालय वही है स्विट्जरलैंड, जेनेवा, मतलब जेनेवा स्विट्जरलैंड। और सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? 164 है। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है? तो अफगानिस्तान। महानिदेशक इसके न्योगी ओकोंजो इवेला है। ये पुरुष है या महिला तो यहाँ आप देख लीजिए, पहली महिला और पद पाने वाली पहली अफ्रीकी। एक तो ये अफ्रीकन है, दूसरी महिला है, ठीक है, तो इसे आप दिमाग में रखिएगा। नाम काफी अच्छा है, न्योगी ओकोंजो इवेला। इसके बाद इसके 4 उप महानिदेशक भी हैं। उप महानिदेशकों को भी देख लीजिए। नाइजीरिया के योनो फ्रेडरिक एगा है। इसके अलावा जर्मनी के कॉल ब्रूनर है। संयुक्त राष्ट्र के यहाँ देखें, संयुक्त राज्य के एलन बोल्फ है और चीन के यी जियोनझुंग है। इस प्रकार से ये नाम दिया हुआ है, तो इनके नाम भी आप देख सकते हैं। एक और चीज है कि ये स्वायत्त संस्था है, ठीक, ये स्वायत्त शासी संस्था है और इसे पहले गाट के नाम से जाना जाता था। ये गाट है क्या? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये भी पुरानी संस्था है। यहाँ जो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1995 यानी 1 जनवरी को, तो इसका नाम चेंज होता है। ये रहता तो पहले से ही है, तो गाट के नाम से ये जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और WTO के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें विश्व व्यापार रिपोर्ट एक होती है और दूसरी जो है वो विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट होती है। तो इन दोनों को आपको दिमाग में रखना है। इसका अंग्रेजी वर्जन भी देख लेते हैं। वही चीज है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्रीज जो है वो 164 है। सबसे लेटेस्ट वाला अफगानिस्तान है। डायरेक्टर जनरल वही नगोई ओकोंजो इवाका है और ये फर्स्ट वुमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है इवर टू गेट द पोस्ट, मतलब इस पद को प्राप्त करने वाली। और जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके नाम इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देश के हिसाब से देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर वो रहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें ये भी दिया है कि इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी, मतलब ये स्वायत्त शासी संस्था है और इट वाज फॉर्मली नोन एज गाट। ये पहले गाट के नाम से जानी जाती थी, यानी फुल फॉर्म आपने देखा ही। और रिपोर्ट जो इसके द्वारा रिलीज होती है WTO के द्वारा, उसमें वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट है और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। ये 2 रिपोर्ट ये जारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे कि विपो कहा जाता है। इसे शॉर्टकट में विपो कहते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। और स्थापना इसकी हुई थी 1967 में। मुख्यालय जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश जो है वो 193 है इसमें, मतलब 193 है। महानिदेशक डेरेन टैंग है और भारत को इसकी सदस्यता मिली है 1975 में, 1975 में, यानी भारत इसका सदस्य है। ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ वही चीज अंग्रेजी में है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि रिपीट किया जा सके, सभी चीजें कॉमन है, आप जानते हैं। इसके बाद बिम्स्टेक को देख लेते हैं। बिम्स्टेक को यहाँ देखें, इसे बड़ा किया जा सकता है थोड़ा सा। स्थापना इसकी 6 जून 1997 को हुई थी, ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य देश इसमें फिलहाल 7 ही हैं। 7 कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये कुल मिलाकर 7 सदस्य हैं जो कि बिम्स्टेक को बनाते हैं। महासचिव इसके मिस्टर तेंजिन लेकफेल हैं। तेंजिन लेकफेल इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो यहाँ अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख रहे हैं। 6 जून 1997 और ढाका बांग्लादेश, 7 मेंबर्स हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और ये मिस्टर तेंजिन लेकफेल जो है, लेकफेल या लेकफेल इनका नाम है, तो ये इसके सेक्रेटरी जनरल। इसके बाद नेक्स्ट खाद्य और कृषि संगठन FAO। ये आप जो खाने पीने के पैकबंद सामान होते हैं उस पर ऐसे लिखा हुआ भी देखते हैं। तो ये जो खाद्य और कृषि संगठन है इसकी स्थापना हुई थी काफी पहले, यानी 16 अक्टूबर 1945 को रोम, इटली, मतलब इटली की जो राजधानी है रोम, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। 197 इसमें मेंबर्स हैं, जबकि देखिए इसमें किस प्रकार से इसका बंटवारा किया गया है। 194 जो है वो सदस्य देश है, 1 जो है वो संस्था सदस्य है और 2 जो है वो संबद्ध सदस्य है। इस प्रकार से इसमें होता है। इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं विश्व खाद्य दिवस की तारीख दे रखी है 16 अक्टूबर, तो वो इसके सौजन्य से मनाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर दिया हुआ है। महानिदेशक का नाम यहाँ काफी अच्छा है, कू डोंग यू, तो इसे आप आराम से याद कर सकते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो भी सिंपल है, उसमें कुछ देखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। मेंबर कंट्रीज आपने देखा, इसमें 194 जो है वो मेंबर कंट्रीज है, 1 जो है वो इंस्टीट्यूशन मेंबर है और 1 जो है वो एसोसिएटेड मेंबर है, लेकिन है तो मेंबर ही,
ठीक इस प्रकार से आप देख रहे हैं। 16 अक्टूबर ये वर्ल्ड फूड डे है और डायरेक्टर जनरल इसके आप देख ही चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आसियान को देखिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र, ठीक इस प्रकार से, मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका अंग्रेजी वर्जन है। स्थापना इसकी कब हुई थी वो ध्यान दीजिएगा, 8 अगस्त 1967 को हुई थी, यानी 1967 8 अगस्त की तारीख थी। जकार्ता इंडोनेशिया जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक सदस्यों में अगर देखें तो इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ये सब आते हैं। वर्तमान सदस्य इसमें कुल मिलाकर 10 हैं। ये तो संस्थापक हो गए ना, जब स्थापना होती है उस समय जो जो रहते हैं उनको कहा जाता है फाउंडिंग मेंबर्स, लेकिन बाद में भी जुड़ने वाले लोग होते हैं। तो फिलहाल 10 हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, इसके अलावा म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये कुल मिलाकर हुए 10। कंबोडिया जो है वो 1999 में आसियान का 10वां सदस्य बना था। सबसे बाद वाला कंबोडिया है जो कि 1999 में इससे जुड़ा था। आसियान का एक ध्येय वाक्य है, मतलब आप थीम कह सकते हैं, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, तो आप इसको भी याद करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें मूल रूप से सदस्यों के नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न बन सकते हैं, बाकी तो कॉमन चीज है। नेक्स्ट यहां देखें, वही चीज अंग्रेजी में। इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताने की जरूरत है नहीं। हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया, और फाउंडिंग मेंबर्स जो है उसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इस प्रकार से। करंट मेंबर्स में 10 हैं टोटल, ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। और कंबोडिया जो है वो लेटेस्ट, मतलब 10th मेंबर के तौर पे आसियान में ऐड होता है और 1999 की डेट है। इसका जो मोटो है आसियान का वही, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, तो आप इसको अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहां देखिए, एपेक दिया है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक ये इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना होती है 1989 में। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है वहां पे इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, लेकिन मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में। स्थापना कहाँ पे हुई थी वो ध्यान दीजिएगा, और मुख्यालय दोनों एक नहीं हो सकता, अलग अलग हो सकता है। कार्यकारी निदेशक देख लीजिए, तो ये रिबेका फातिमा सता मारिया है, काफी लंबा नाम है, रिबेका फातिमा सता मारिया, ये इनका पूरा नाम है। सदस्य राष्ट्र टोटल 21 है, यहाँ संख्या देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। यहाँ चूंकि लिस्ट लंबी है तो हो सकता है कि इनसे पूछा जाए या नहीं भी पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा सदस्य इस संस्था का सदस्य राष्ट्र नहीं है या इस संस्था का सदस्य राष्ट्र है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य है, उस हिसाब से आप अटैच करके देख सकते हैं। इसके बाद ब्रुनई, कनाडा, चिली, चीन, इसके बाद हांगकांग है, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइपेई, थाईलैंड, यूएसए, वियतनाम, ये सब इसके सदस्य हैं। टोटल कितने हैं? 21। भारत इसमें शामिल नहीं है, भारत का नाम हमने कहीं नहीं देखा, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी तब कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया तो था ही, इसके अलावा ब्रुनई दारुसलाम ये था, और कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब इसमें संस्थापक सदस्य के तौर पे जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, इसका अंग्रेजी वर्जन वही दिया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है, देशों के नाम अंग्रेजी में पढ़े या हिंदी में बात वही है। इसमें स्टैब्लिशमेंट का ईयर आप देख ही रहे हैं 1989। कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया का है वहां पे स्टैब्लिश हुआ था, सिंगापुर इसका हेडक्वार्टर है। रिबेका फातिमा सता मारिया ये इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और मेंबर कंट्रीज जो है उसमें 21 है करेंटली जो मेंबर्स देखे जाते हैं। इसमें आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, इसके अलावा कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, कुछ इसमें बार बार रिपीट कर गए हैं, हालांकि 21 सदस्यों को आपने पीछे यहाँ पर देख ही लिया है। और इसके साथ संस्थापक सदस्यों को अगर देखें, इसमें यह बता दिया गया है कि भारत जो है इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। फाउंडिंग मेंबर में अगर आप देखें तो वही चीज है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, मतलब ब्रुनई दारुसलाम, इसके बाद कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट, ऐसे हमने देखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यूनेस्को को देख लेते हैं। यूनेस्को काफी ये फेवरेट है। अब यहाँ पर यूनेस्को के बारे में देखा जाए तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक या शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसका नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्टकट कहलाता है यूनेस्को। स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और सदस्य देश कितने हैं? 193,
और 11 जो है वो सपोर्ट करने वाले हैं, वो भी भविष्य में बन जाएंगे अगर बनना चाहे तो। और महानिदेशक इसके कौन है, तो ये ऑड्रे अजूले हैं, इनका नाम जो है वो थोड़ा विचित्र है। इसके बाद इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, वही चीजें रिपीट की हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद ओपेक को देख लेते हैं। यहाँ पे ये पेट्रोलियम निर्यातक जो देश होते हैं उनका संगठन है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में बगदाद, इराक का जो बगदाद है, वहां पे ये स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया का जो वियना क्षेत्र है ना, वहां पे इसका मुख्यालय है। संस्थापक सदस्य इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, ये सब है। और वर्तमान सदस्य कितने हैं, संस्थापक तो उतने ही हैं, यहाँ कितने हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। लेकिन वर्तमान में जितने मेंबर्स हैं उसमें अल्जीरिया, अंगोला, गिनी, गैबून, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुला, कांगो। अब कांगो जो है वो 2018 में इससे जुड़ा था। और इसके बाद आप देख लीजिए महासचिव का नाम क्या है, तो मोहम्मद सानुकी बरकिंडो, ये इसके महासचिव है। 1 जनवरी 2019 को कतर ने ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया है, तो ये भी इसमें जानने की आवश्यकता है। ठीक, ये ताजा तरीन घटना हो गई। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी वही चीजें हैं। यहाँ करंट मेंबर्स को आप देख रहे हैं, 15 है टोटल, इसमें देशों के नाम दे रखे हैं जो आपने पीछे देखे। और इसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम आपने देखा ही था। कतर जो है इससे क्विट कर लिया है 1 जनवरी 2019 को, इस प्रकार से। और 1960s का एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है, तो वो सब आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यानी जिसे OECD कहा जाता है। तो स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस यानी फ्रांस में है। सदस्य देश इसमें 36 है। महासचिव मैथियन कॉरमैन है। और भारत जो है वो इसका सदस्य नहीं है, ये काफी इसमें ध्यान देने वाली बात है। भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यही अंग्रेजी में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें कुछ खास है नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया है, हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं, मेंबर कंट्रीज देख रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल देख रहे हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है वो देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है। सदस्य देश इसमें 190 है। IMF से जुड़ने वाला जो सबसे लास्ट वाला अभी देश है, मतलब 190वां, वो अंडोरा की रियासत है। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। महानिदेशक इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, और मुख्य जो अर्थशास्त्री इसमें काम करते हैं, चूंकि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ संगठन है ना, तो वो गीता गोपीनाथ। भारत भी इसका सदस्य है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है, इसे हमने देखा। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे भी देख लीजिए, यहाँ पर इसमें नाम दिए हुए हैं सभी। एस्टेब्लिशमेंट का ईयर जो है वो 1945 है, वाशिंगटन DC USA। और मेंबर कंट्रीज जो है वो 190 है। इसमें एंडोरा ये सबसे लास्ट में जुड़ा है, 119th कंट्री के तौर पे IMF को ज्वाइन किया है। डायरेक्टर जनरल वही क्रिस्टालिना है, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, ये गीता गोपीनाथ है। इंडिया इसकी मेंबर कंट्री है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, इस प्रकार से ये संस्था का नाम है, IAEA। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप ठीक नीचे देख पा रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसको कहा जाता है, तो वही शॉर्टकट में लिखा गया। स्थापना इसकी 1957 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें कुल सदस्य जो है वो 171 है, भारत भी इसमें इन्वॉल्व है। और महानिदेशक इसके राफेल मैरिनो ग्रोसी है, ये महानिदेशक का नाम है। भारत इसका सदस्य है, वो तो हमने ऊपर ही देख लिया है। वही चीजें यहाँ अंग्रेजी में है। एस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हैं 1957, 171 स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, और वियना ऑस्ट्रिया का जो है वहां पे हेडक्वार्टर इसका मौजूद है। डायरेक्टर जनरल का नाम आपने देख ही लिया, राफेल जी हैं। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख लीजिए, ADB, और इसमें मतलब एशियाई क्षेत्र जो है वहाँ विकास के उद्देश्य से ये लोन देने का काम करता है। तो स्थापना इसकी हुई थी 19 दिसंबर 1966 को मनीला जो है फिलीपींस का, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। 68 इसमें सदस्य देश है। और मत्स्युगु अस्कावा ये नाम है अध्यक्ष का, अच्छा नाम है, मत्सुगु अस्कावा ये अध्यक्ष है, जबकि भारत भी इसका सदस्य है, ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ वही चीज अंग्रेजी में है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया है, हेडक्वार्टर दिया है मनीला फिलीपींस, मेंबर कंट्रीज आप देख ही रहे हैं, प्रेसिडेंट वही मत्सुगु अस्कावा है, और इंडिया इज आल्सो इट्स मेंबर कंट्री। इसके बाद क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP, इसका दोनों वर्जन आप देख पा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका है नवंबर 2012, मतलब 2012 में नवंबर में ये एस्टेब्लिश हुआ था। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसको कहा जाता है।
और शॉर्टकट इसका आप यहाँ देख ही रहे हैं RCEP। ठीक, मेंबर कंट्रीज यहाँ कुल मिलाकर 15 है। तो आसियान देश जितने हैं वो इसमें है, प्लस इसके अलावा 6 और हैं। तो इसमें नाम देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ब्रुनोई, कंबोडिया यहाँ देख रहे हैं आप, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड, ये इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आसियान के जितने भी सदस्य हैं वो हैं और प्लस 6 हैं, इस प्रकार से। इसके बाद ILO को देख लेते हैं, जो कि ठीक नीचे झांक रहा है, ये है। स्थापना इसकी 1919 में होती है। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। 187 इसमें मेंबर्स हैं। और गे राइडर ये इसके महानिदेशक है। ILO, ये इसका फुल फॉर्म यहाँ आप देख रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज अंग्रेजी में है, इसे आप आराम से देख सकते हैं, इसमें समझने लायक सब कुछ है। नेक्स्ट सार्क को देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है, लेकिन मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 8 दिसंबर 1985 को ये स्टैब्लिश हुआ था, यहाँ देखें डेट। और इसमें कुल मिलाकर सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। महासचिव इसके कौन है? इनका नाम मिस्टर इसाला रुआन है। तो इतना भी अगर आप याद रखते हैं तो ये पर्याप्त है। जो सार्क के क्षेत्रीय केंद्र है उसमें आप देखें तो सार्क का कृषि केंद्र, इसके कई सारे अलग अलग सेक्टर है ना, तो उसमें आप कृषि केंद्र को देखेंगे, ऊर्जा केंद्र को देखेंगे, तो वो सब दिया हुआ है। यहाँ कृषि केंद्र है ढाका, बांग्लादेश में। इसका जो ऊर्जा केंद्र है वो इस्लामाबाद में है, अर्थात पाकिस्तान में। सांस्कृतिक केंद्र जो सार्क का है वो कोलंबो में है, अर्थात श्रीलंका में। जो टीबी और एड्स केंद्र है वो काठमांडू, नेपाल में है। और आपदा प्रबंधन केंद्र वो हमारे जिम्मे, मतलब हम लोग के देश के जिम्मे है, तो वो नई दिल्ली में। इस प्रकार से है। तो सार्क के ये क्षेत्रीय केंद्र है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें आप वही चीजें देख पा रहे हैं, हेडक्वार्टर दिया है, स्टैब्लिशमेंट ईयर दिया है, मेंबर कंट्रीज है। और यहाँ जो एग्रीकल्चरल सेंटर है उसको आप देख लीजिए, SAC इसको कहा जाता है। ढाका, बांग्लादेश में ये मौजूद है। इसके अलावा SEC ये वाला जो है ये देख लीजिएगा, सार्क एनर्जी सेंटर, मतलब इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। सार्क कल्चरल सेंटर जो है वो कोलंबो में है। और सार्क जो ट्यूबरकुलोसिस और HIV सेंटर है, मतलब एड्स सेंटर, इसे स्टैक कहा जाता है, तो ये काठमांडू, नेपाल में ही मौजूद है। और बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो हमारे जिम्मे है, यानी नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम, ये लंबा सा नाम है और इसे कहा जाता है, यहाँ देख लीजिए, IBSA। जून 2003 में इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और स्टैफोर्ड ये इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 3 है, जैसा कि ऊपर नाम दिया हुआ है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो नाम उसी में छिपा हुआ है, आराम से आप देख सकते हैं कौन कौन से 3 सदस्य हैं। इसमें 3 चीजें हैं, उन्हें आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, आर्कटिक काउंसिल को देख लेते हैं। 1996 में ये स्टैब्लिश होती है। सचिवालय इसका जो है, मतलब सेक्रेटरीट, वो नार्वे में है और कुल मिलाकर इसमें 8 सदस्य हैं। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। और स्थानीय निवासियों के 6 स्थायी जो प्रतिनिधित्व संस्थाएं हैं, 6 कार्यकारी समूह हैं, ये सब भी इसमें शामिल है। और करीब 38 जो है वो पर्यवेक्षक देश भी हैं, जिसमें कि भारत भी 2013 से शामिल हो गया है। भारत वहां पे क्या है, वो पर्यवेक्षक है। इस प्रकार से हमने देखा। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सब तो सामान्य ही है। इसका जो ये मेंबर कंट्रीज वाला है उसको देख लीजिए। 8 इसमें क्या है, जो टोटल मेंबर है, मतलब रियल मेंबर है, वो यहाँ गिनकर 8 है। इनके नाम आपने देखे हैं, वही कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट। 6 जो है वो परमानेंट पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंट द इंडिजीनियस। जो 6 है वो मतलब 6 यहाँ जो नंबर है वो वर्किंग ग्रुप्स का है। 38 जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री है और भारत भी उसी में से एक है और 2013 से वो ऑब्जर्वर बना हुआ है। इसके बाद उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। अब ये प्रश्न उठता है ना कि ऑब्जर्वर इसमें क्यों शामिल है, तो भाई आर्कटिक क्षेत्र जो है वो एक समान महत्व का क्षेत्र कहा जा सकता है। मतलब उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, दुनिया का उससे कनेक्शन तो है, दुनिया उससे अछूती तो है नहीं। और वहां अगर कोई परिवर्तन आता है, किसी भी प्रकार का बदलाव होता है, तो उससे सभी देश प्रभावित होंगे। तो इसलिए यहाँ पर्यवेक्षक देशों के तौर पे भी जो संख्याएं होती हैं वो बढ़ती जाती। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ देखिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की बात हो रही है। इसमें सदस्य देशों की संख्या अच्छी खासी है और देखिए ये दिया हुआ है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को होती है। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और महासचिव इसके जीन्स स्टोलेंटबर्ग है। उप सचिव कौन है, तो ये मिरोका गियोना है, इनका नाम है।
सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30 है। और सदस्य देश यहाँ 30 दिए हुए हैं। कौन कब सदस्य बना या सदस्य के रूप में शामिल हुआ वो भी दिया है। तो बेल्जियम 1949, कनाडा 1949, डेनमार्क 1949, फ्रांस 49, आइसलैंड 49, इटली 49, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। मिस्र, अब यहाँ तक देखिए संयुक्त राज्य तक जो सन दिया हुआ है वो 1949 का दिया हुआ है, मतलब ये एकदम शुरुआत से मेंबर के तौर पे शामिल है। लेकिन उसके बाद मिस्र जो है वो 1952 में इसका सदस्य बनता है। तुर्की जो है वो भी 1952 में। जर्मनी इसमें बाद में जुड़ता है 1955 में। स्पेन इसका सदस्य बनता है 1982 में। चेक गणराज्य जो है वो 1999 में। हंगरी 1999 में। पोलैंड जो है वो 1999 में। बुल्गारिया 2004 में। एस्टोनिया 2004 में। लॉटविया भी 2004 में। लिथुआनिया भी उसी समय। रोमानिया भी उसी समय। स्लोवाकिया भी उसी समय। स्लोवेनिया भी उसी समय। अल्बानिया 2009 में। यहाँ नीचे आप देख रहे हैं क्रोएशिया, ये 2009 में। मोंटेनेग्रो 2017 में। और नॉर्थ मैसिडोनिया 2020 में। सबसे लेटेस्ट वाला यही है। तो ये है पूरा नाटो। ठीक, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। मुख्यालय याद रखिएगा। और इसी का जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। वही चीजें अंग्रेजी में, इसे आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की बात हो रही है। तो मई 1981 में ये स्टैब्लिश होता है। रियाद सऊदी अरब जो है ये इसका हेडक्वार्टर है, मतलब लोकेशन दी हुई है। और महासचिव का नाम नायब फले मोहम्मद अल हजरफ है। ये लंबा सा नाम है। सदस्य देश इसमें टोटल 6 हैं। सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और कुवैत। ये कुल मिलाकर इसमें सदस्यों की संख्या 6 है। और कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल थी, इसे हमने यहां भी देखा, वही चीज है। इसके बाद नेक्स्ट यूएनडीपी को देख लेते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को। तो स्थापना इसकी 1965 में होती है। यहां आप देख सकते हैं मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। और एकिम स्टेनर ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक, प्रशासक है। और सतत विकास लक्ष्य जो है वो टोटल डिसाइड किए गए हैं 17। तो उनके बारे में आप जानते हैं 2030 तक उन्हें अचीव करने की बात कही गई है। और कोई भी 100% अचीव नहीं कर सकता है। खासतौर पे अभी कोविड वाला जो पूरा महामारी का दौर चल रहा है कई साल से, कम से कम 2 साल से, तो उससे सब कुछ गड़बड़ हो गया है। खैर, तो वो सतत विकास लक्ष्य टोटल 17। अब यहाँ नीचे वही चीज अंग्रेजी में है। यहाँ आप देख लीजिए यूएनडीपी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1965, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर हो गया। और यूएनडीपी वर्क इज इन अबाउट 170 कंट्री एंड टेरिटरीज। यहाँ देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी नई इंफॉर्मेशन, ठीक, वर्क इन अबाउट 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इसके बाद नीचे चलते हैं। अभी कुछ रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर ये दिया हुआ है ना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी। तो उसके बारे में हम नीचे देखेंगे, अभी आगे इंफॉर्मेशन है। ये बीच में जो रंगे हुए आपको कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं या बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये असल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि टोटल 17 है। कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला है वो नो पॉवर्टी है, मतलब गरीबी हटाओ। दूसरा जीरो हंगर है। इसके बाद गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, ये तीसरा लक्ष्य है। तो कौन से किस नंबर पे है ये आपको दिमाग में रखना होगा। इसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, ये चौथा लक्ष्य है। इसके बाद जेंडर इक्वेलिटी यानी जो लैंगिक समानता है वो आपका 5वां लक्ष्य है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब स्वच्छता और जो साफ पानी वाली प्रथा है उसको अपनाना, ये 2030 तक अचीव करना हर राष्ट्र के लिए, ये 6वां लक्ष्य है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब स्वच्छ ऊर्जा हो और सुलभ ऊर्जा हो, सबके पास पहुंच सके, ये 7वां लक्ष्य है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो कार्य दक्षता है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अचीव करना है। तो ये सतत विकास लक्ष्य का ही हिस्सा है और ये हमारा 8वां लक्ष्य है, यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद 9वें लक्ष्य के तौर पे इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें हैं। और आप देख रहे हैं रिड्यूस इनइक्वेलिटीज, मतलब यहाँ जो असमानता है उसको दूर करने की बात की जा रही है, क्योंकि असमानता रहेगी तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, वहीं पर सारा जो विकास का ढांचा है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। जो सिटीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए, उनके अंदर भी जो संधारणीयता है वो मौजूद होनी चाहिए। इसके बाद 12वें नंबर पे आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन। जो कंज्यूमशन है वो कैसा होना चाहिए, वो जिम्मेदार होना चाहिए, उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, और प्रोडक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ देखें क्लाइमेट एक्शन, ये 13वें नंबर पे। लाइफ बिलो वाटर यानी समुद्र के अंदर की जीवन की बात या जो भी जलीय क्षेत्र है उनकी बात की जा रही है। लाइफ ऑन लैंड, इसके बाद
ये 15वें नंबर पे आपने देखा। 16वें नंबर पे आप देख रहे हैं पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वें और अंतिम लक्ष्य को देखें तो इसमें पार्टनरशिप फॉर द गोल। सभी लक्ष्य बनाने के बाद ये जो 17वां लक्ष्य है, इसमें ये बता दिया गया कि पार्टनरशिप करके आपको ये काम करना होगा, क्योंकि ये अकेले नहीं हो सकता, किसी भी राष्ट्र के वश में नहीं है, चाहे वो कितना भी धनवान या संपन्न राष्ट्र हो, कि वो इतने सारे जो सतत विकास लक्ष्य बनाए गए हैं उनको अकेले अचीव कर ले बिना किसी अन्य राष्ट्र या विश्व के सहयोग के। तो इसीलिए लास्ट में जो 17वां है वो जोड़ा गया है कि पार्टनरशिप आप करिए और उसके सहारे ये जो गोल है इन्हें अचीव करिए, क्योंकि इससे पूरे संसार का भला होगा। तो ये चीजें हैं। अब आगे चलते, यहां से असली बात शुरू होती है। देखिए वो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोड था ना, वो नीचे दिया हुआ है। यहाँ इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इसे देख लीजिए, 1 जुलाई 2002 रोम इटली, ये इसका मतलब वहीं इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है, मतलब नीदरलैंड में। तो इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लेस है वो दिमाग में रखेंगे और हेडक्वार्टर दिमाग में रखना है। इसके बाद मेंबर कंट्रीज जो है वो 1, 2, 3 है, मतलब 123। प्रेसिडेंट इसके कौन है? तो ये चिली एबेओ ओसूजी है। इन्हें आप ओसूजी के नाम से भी याद करें तो अच्छा रहेगा, मतलब आराम से याद हो जाएंगे। इसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक को देख लेते हैं, जो कि नीचे है, यहाँ एनडीबी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को देख लेते हैं। तो इसमें आप देखें स्थापना जो है वो 15 जुलाई 2014 को होती है और फोर्टालेजा 2014 में 6वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो किस प्रकार से स्थापना होती है वो प्रक्रिया दी हुई है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय जो है वो शंघाई, चीन में है और इसके अध्यक्ष का नाम देख लीजिए, मार्कोस प्राडो ट्रोएजो, ये इनका नाम है। सदस्य देश इसमें कुल मिलाकर 5 हैं, भारत भी इसमें शामिल है, ये बड़ी बात है, इसे आप देख लीजिएगा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये कुल मिलाकर 5 राष्ट्र इसमें इन्वॉल्व है, ये इसके सदस्य हैं। यहाँ वही चीज अंग्रेजी में है। ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट, जो 6वीं ब्रिक्स बैठक हुई थी फोर्टालेजा में, ये 2014 की बात हो रही है, उसमें जो लीडर्स साइन करते हैं एग्रीमेंट, उसी का ये परिणाम है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो स्टैब्लिश होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बाकी चीजें वही कॉमन है। यहां देखें यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, जिसे कि शॉर्टकट में कहा जाता है UNESCAP। तो इसकी स्थापना होती है 1947 में शंघाई, चीन में, और बैंकॉक, थाईलैंड में इसका मुख्यालय है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो बैंकॉक में है, अर्थात थाईलैंड में है। कुल मिलाकर इसमें 53 सदस्य हैं, 9 जो है वो सपोर्ट करने वाले यानी सहयोगी सदस्य के तौर पे। भारत भी इसमें सहयोगी की भूमिका निभा रहा है, मतलब वो स्थायी सदस्यों में से नहीं है बल्कि सहयोगी सदस्य है। और इसके जो कार्यकारी सचिव है उनका नाम एर्मिडा साल्सिया एलिस जहाबना, ये कार्यकारी सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा, लंबा नाम है। एर्मिडा भी अगर आप याद रखते हैं तो भी काम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को देख लेते हैं, यानी IOM की बात हो रही है। इसमें स्थापना होती है 1951 में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ये इसका हेडक्वार्टर है। 173 सदस्य हैं, भारत भी इसमें शामिल है, यहाँ आप देख सकते हैं। और पर्यवेक्षक देशों की संख्या 8 है। महानिदेशक वही, यहाँ देख लीजिए इनके नाम को। महानिदेशक का नाम एंटोनियो विटोरिनो है और उप महानिदेशक जो है वो लॉरा थॉम्सन है। तो इन दोनों जने का नाम आपको दिमाग में रखना है। यहाँ देखिए उसी का अंग्रेजी वर्जन दे रखा है। यहाँ डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है उनका नाम दिया हुआ है। और साथ में जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है 1951, और स्विट्जरलैंड, जेनेवा ये हेडक्वार्टर हो गया। 173 ये मेंबर कंट्रीज है, इंडिया इसमें इंक्लूड है, और ऑब्जर्वर कंट्रीज जो है वो टोटल 8 है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरपोल को देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन। ये आपराधिक पुलिस संगठन है असल में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण करने का काम ये करता है। अब इसमें स्थापना जो इसकी हुई थी वो 1923 में हुई थी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के थ्रू। और 1956 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये एस्टैब्लिश, मतलब रीएस्टैब्लिश तो नहीं होता है लेकिन नाम चेंज किया जाता है। जैसे आपने घाट को देखा ना, वैसे ही यहाँ भी नाम परिवर्तित हो जाता है। और मुख्यालय दिया हुआ है ये लियोन कहाँ पे है? फ्रांस में है। लियोन, ये लोकेशन याद रखिएगा, फ्रांस की है। इसके बाद सदस्य देशों की संख्या देख लीजिए 194। अध्यक्ष इसमें कौन है? तो ये किम जोंग यांग है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के। महासचिव का नाम जोगनन स्टॉक है। और इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो सबसे बड़ा है, और आपराधिक पुलिस संगठन है, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आप सारी चीजों को देख पा रहे हैं। और इंटरपोल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन के नाम से ये 1923 में और 1956 में ये जाना जाता था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से।
ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ क्रिमिनल वर्ड जो है वो साथ में जुड़ा हुआ है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, जिसे कि एबीयू कहा जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ स्थापना का जो समय है वो दे रखा है 1964, यानी 1964 में वो स्टैब्लिश होता है। 71 देशों, यहाँ देख लीजिए सदस्य देश या सदस्य संख्या जो है वो कितनी है। 71 देशों से 274 जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल है। मतलब 71 टोटल राष्ट्र हैं, उनसे जो 274 सदस्य हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सचिवालय इसका कुआलालंपुरम मलेशिया वाला क्षेत्र है। और इस संस्थान में भारत के ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR और दूरदर्शन यानी जो DD है वो सब शामिल है। यहाँ समझ रहे हैं ना आप, 71 देश है, उसमें से कुल मिलाकर संस्थाओं के तौर पे जो 274 सदस्य हैं वो शामिल हैं। जैसे भारत से 2 संस्थाओं को आप देख पा रहे हैं, AIR और DD। अब यही चीज नीचे अंग्रेजी में दी हुई है, इसका अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए। यहाँ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU का दिया हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, नीति आयोग को देख लेते हैं। अब इंडियन, तो इसमें स्थापना इसकी होती है 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो जो वर्तमान में रहेगा वो रहेगा अध्यक्ष इसका। और उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम ये अमिताभ कांत है। ये कॉमन चीजें हैं, आप जानते हैं। और ये संविधानेतर निकाय है, मतलब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, संविधान से इसका कोई संबंध नहीं है। ये अपने आप में एक थिंक टैंक है जो कि सरकार को सलाह देने का काम करता है, इस प्रकार से। और इसमें अंग्रेजी वर्जन देख लीजिए। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो 1 जनवरी 2015 का है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा वो बनेगा इसका चेयरमैन। वाइस चेयरमैन यहाँ बदलते रहते हैं, डॉक्टर राजीव कुमार फिलहाल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो अमिताभ कांत जी हैं। और नीति आयोग जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग को देख लेते हैं। जनवरी 1992 में ये जो अधिनियम था, अधिनियम कब का है, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है 1990 वाला, उसी के प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। इसकी अध्यक्षा श्रीमती रेखा शर्मा है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा करना और उसे प्रबल करना, बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक, ये संवैधानिक तो नहीं है लेकिन सांविधिक निकाय है, इसको दिमाग में रखना है। जब भारत के संस्थानों के बारे में या भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बात होगी तो वो संवैधानिक है, संविधानेतर है या फिर सांविधिक है, इनसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वही चीज अंग्रेजी में है। और इसमें वही एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है जनवरी 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। 1990 का जो एक्ट था उसी के थ्रू ये एस्टेब्लिश होता है। चेयरपर्सन इसकी मिस रेखा शर्मा है। और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ऑब्जेक्टिव इसके प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन इन इंडिया। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ सिचुएटरी बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट शंघाई सहयोग संगठन को देख लेते हैं। स्थापना इसकी 15 जून 2001 में चीन में हुई थी। मुख्यालय बीजिंग चीन में ही है। महासचिव का नाम व्लादिमीर नोरोकोव है। ठीक, और इसमें एक क्रम से छोटे छोटे जो फैक्ट दिए हैं उसको आपको दिमाग में रखना है। स्थापना के समय इस संगठन में कुल मिलाकर 6 सदस्य थे। 6 सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कुल मिलाकर 6 मेंबर थे जब ये एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन वर्तमान में टोटल 8 है। इसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार से 8 सदस्य हो गए। भारत इसमें बाद में जुड़ा है, वो आप देख रहे हैं। पर्यवेक्षक देशों की संख्या इसमें 4 है अभी। अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया और बेलारूस। ये जो पर्यवेक्षक होते हैं ये बाहर से पर्यवेक्षण करते रहते हैं कि भाई अभी देख रहे हैं, मन करेगा तो सदस्यता ले लेंगे, इस प्रकार से होता है। और कुछ अंत तक पर्यवेक्षक भी रह जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ वही चीज अंग्रेजी में है, इसे आप देख सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बात हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 15 जून 2001 चाइना में हुई थी। बीजिंग चाइना ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। और सेक्रेटरी जनरल का नाम आपने देखा ही, व्लादिमीर नोरोकोव। और एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देयर वर 6 मेंबर कंट्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और अभी जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है वो 8 है। इसमें इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार से सदस्य हैं इसमें। ऑब्जर्वर कंट्रीज जो है वो 4 हैं, उनके नाम आप देख ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ CICA को देख लेते हैं। ये क्या चीज है? तो ये एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों पर सम्मेलन है। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1999 को। सचिवालय इसका नूर सुल्तान कजाकिस्तान में है। नूर सुल्तान जो जगह है ना,
वो कजाकिस्तान में स्थित है, तो उसकी लोकेशन आप दिमाग में रखिएगा। सदस्य देशों की संख्या इसमें अच्छी खासी है, कुल मिलाकर 27 सदस्य हैं। ठीक, और ऑब्जर्वर स्टेट भी इसमें 8 है, जबकि और जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है वो 5 है। तो बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, मिस्र, यहाँ देखें, कंबोडिया, मिस्र, चीन, भारत, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, मंगोलिया, इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, फिलिस्तीन, कतर, कोरिया गणराज्य, रूस, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, ये सारे जो है ये सदस्य हैं। कुल मिलाकर 27 मेंबर्स हैं। और ऑब्जर्वर स्टेट जो है उसमें बेलारूस, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, यूक्रेन और यूएसए हैं, जो कि ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हैं। ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस है, मतलब यूनाइटेड नेशन भी इससे जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये संस्था इससे जुड़ी हुई है। लीग ऑफ अरब स्टेट, पार्लियामेंट असेंबली ऑफ तुर्की स्पीकिंग पीपुल, ये सब जो संस्थाएं हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब इसमें ऑब्जर्वर की हैसियत से मौजूद है। ये हमने देखा। अब आगे चलते हैं। यहाँ इसी का जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप देख रहे हैं, कॉन्फ्रेंस एंड इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर इन एशिया। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने देख ही लिया है, मेंबर कंट्रीज के नाम 27 है टोटल। सभी याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार अगर पढ़ लेंगे तो दिमाग में रहेगा। और ऑब्जर्वर स्टेट और ऑब्जर्वर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें दिमाग में रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, इसका जो शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है वो है UNODC। तो स्थापना इसकी 1997 में होती है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो फोकस एरिया है उसमें मादक पदार्थों के सेवन पर रोकथाम, उपचार और देखभाल भी। वही खा लिया है या उसका सेवन कर लिया है तो उसके बाद उपचार और देखभाल की आवश्यकता पड़ेगी। और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और कैदियों के बीच में HIV की रोकथाम, मानव तस्करी की रोकथाम और ड्रग्स लॉ इन्फोर्समेंट एंड प्रीकर्सर कंट्रोल, ये वाला जो प्रोसेस है, भ्रष्टाचार नियंत्रण। असल में मादक पदार्थों से ही सब कुछ जन्म लेता है ना। यहाँ अगर आप देखें तो जितनी भी HIV एड्स की गंभीर दिक्कतें सामने आती उसमें मादक पदार्थों की भी एक बड़ी भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मानव तस्करी वाला जो काम है वो भी HIV की रोकथाम के अलावा इनका मतलब जो सेवन करने वाले रोगी हैं उनके उपचार को भी स्वीकार करना ही अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। तो उन सब पे काम करने वाला एक अपराध कार्यालय मतलब जो संयुक्त राष्ट्र का प्रक्रम है उसके तौर पे देखा जाता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये देखिएगा, वर्ल्ड ड्रग्स डे, इस रूप में मनाया जाता है और हर साल 26 जून को इसको चिन्हित किया गया है। ये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ वही चीज इंग्लिश में है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ कहा गया ना कि द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग, आल्सो नोन एज वर्ल्ड ड्रग्स डे, इज मार्क ऑन 26 जून एवरी ईयर। आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से को देखने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR 25 मई 1998 को ये स्टैब्लिश होता है। मुख्यालय इसका गोवा में है अर्थात भारत में, और महानिदेशक इसके डॉक्टर M रविचंद्रन है। चेयरमैन इसके माधवन नायर राजीवन है। चेयरमैन का थोड़ा परिचय भी दे रखा है। ये पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन यानी ESSO के अध्यक्ष हैं और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है नई दिल्ली का मतलब भारत सरकार का ये उपक्रम है, तो इसके ये सचिव है। तो ये इसके चेयरमैन है। और ये संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र। नोडल जो इसका मंत्रालय है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है जो कि इस पे कंट्रोल रखता है। इसे हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी चीजें वही कॉमन है। जो चेयरमैन का थोड़ा परिचय है उसे आप देख सकते हैं। इसमें डॉक्टर माधवन नायर राजीवन इनका नाम है। और ये अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन यानी ESSO जो है उसके चेयरमैन है। इसके अलावा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस न्यू दिल्ली, ये इनका परिचय। और नोडल मिनिस्ट्री इसकी आप देख ही सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है। कौन सी संस्था पे कौन से मंत्रालय का कंट्रोल रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ये आप देख लीजिएगा। तो स्थापना इसमें 1966 में यानी 1966 में होती है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। अध्यक्ष का नाम अन्ना जुबीन ब्रिट है। अब यहाँ आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का ये स्थायी आयोग है। ठीक, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र आयोग है जिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये स्थायी आयोग की हैसियत से काम करता है।
भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है यानी संस्थापक सदस्य है। 2016 में भारत पुनः 2022 तक के लिए सदस्य निर्वाचित किया गया है। इसमें सदस्यता जो है वो बढ़ाई घटाई जाती, ठीक है। तो एक बार फिर से भारत को 2022 तक के लिए उसकी जो मेंबरशिप है उसमें रिन्यू कर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है। इसमें कहा गया कि परमानेंट कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इंडिया इज इट्स फाउंडिंग मेंबर। और यहाँ ये भी कहा गया कि 2016 इंडिया वर री इलेक्टेड टू 2022, मतलब वहां तक के लिए इसे री इलेक्ट किया गया है। यूरोपियन यूनियन को देख लीजिएगा, EU जिसे कहा जाता है, तो 1 नवंबर 1993 को ये स्टैब्लिश होता है। मॉस्ट्रिच जो नीदरलैंड का है वहां पे इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स ये जगह है बेल्जियम में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और डेविड मैरिया सेसोली ये इसकी अध्यक्ष है, यहाँ आप देख लीजिएगा। और वर्तमान में गिनती में यूरोपीय संघ में 27 देश, जो यूरोपियन यूनियन आप देख रहे हैं ना, इसमें कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या कितनी है? 27 है। यूनाइटेड किंगडम 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यूके जो है वो EU से अलग हो गया है, उसकी सदस्यता से बाहर हो गया है। तो वो डेट आप देख सकते हैं। सदस्य देश जो 27 इसमें बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनके नाम भी आप देख लीजिए। इसमें ऑस्ट्रिया, इटली, बेल्जियम, लाटविया, बुल्गारिया, लिथुआनिया, क्रोएशिया, लग्जमबर्ग, साइप्रस, माल्टा, चेकिया, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, फिनलैंड, रोमानिया, फ्रांस, स्लोवाकिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, स्पेन, हंगरी, स्वीडन, आयरलैंड। इस प्रकार से ये 27 इसमें मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट आगे चलते, यहाँ देखिए वही अंग्रेजी भी दिया है और इसमें बाकी सब चीजें तो कॉमन है, वही आप देख सकते हैं। बस ये वाला देख लीजिए, द यूनियन करेंटली काउंट 27 EU कंट्रीज। और ये जो EU कंट्रीज है इससे यूनाइटेड किंगडम विदड्रॉ हो गया है और विदड्रॉ होने की जो डेट है वो 31 जनवरी 2020। जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम यहाँ गिन लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें ये एशिया यूरोप बैठक यानी एशियन यूरोप मीटिंग जो कही जाती है, इसे आप एसीम कह सकते हैं, शॉर्टकट में एसीम यहाँ लिखा हुआ है। और बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना होती है 1996 में। वर्तमान में इसमें 53 सदस्य हैं, 30 जो है वो यूरोपियन है और 21 आसियान देश हैं। ये इसमें बड़ी बात। भारत इसका मेंबर है, ठीक है। भारत सदस्य है या नहीं ये सबसे पहले पता होना चाहिए, तो भारत इसमें शामिल है। एशिया यूरोप बैठक की पहली मीटिंग 1 से लेकर 2 मार्च 1996 में यानी 1996 में थाईलैंड अर्थात बैंकॉक में हुई थी। और इसकी जो 13वीं मीटिंग है वो 16 से लेकर 17 नवंबर के बीच में 2020 में आयोजित की गई थी, यानी पिछली वाली। यहां तक हमने देखा। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर है। इसमें वही चीजें दी हुई हैं। मेंबर कंट्रीज जो है वो एसीम कंट्रीज में 53 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 30 यूरोपियन है और 21 जो है वो आसियान कंट्रीज हैं। भारत इसमें मेंबर है और फर्स्ट मीटिंग जो इसकी हेल्ड की गई थी वो थाईलैंड में ही आयोजित हुई थी, बैंकॉक में, 1 से लेकर 2 मार्च 1996 में। और जो सबसे लेटेस्ट वाली है 13वें नंबर की वो मीटिंग थी, तो 16 से लेकर 17 नवंबर 2020 को वो आयोजित की गई थी। इसके बाद अगली जो संस्था है वो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी IORARC। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 7 मार्च 1997 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका एबीन मॉरिशस में है, यहाँ आप देख सकते हैं। और मेंबर कंट्रीज जो है वो टोटल 22 हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इसके अलावा कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE, यमन और मालदीव। इस प्रकार से कुल मिलाकर 22 जो कंट्रीज हैं वो इसमें मेंबर। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम आप देख रहे हैं। इनका नाम थोड़ा विचित्र है, गैटोट हैरी गुनावन, ठीक, गैटोट हैरी गुनावन। ये इसके सेक्रेटरी जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब ये एक्टिंग है अर्थात वर्तमान में मौजूद है। और इसका जो हिंदी वर्जन है वो नीचे दिया हुआ है, थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पे। स्थापना वर्ष आप देख रहे हैं 7 मार्च 1997, एबेन मॉरिशस ये इसका हेडक्वार्टर है। और सदस्य देश इसमें 22 है, जिनके नाम आपने पीछे देखे। महासचिव का नाम आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया यानी SAFTA के बारे में कहा जा रहा है। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC की बात हो रही है। द एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स इन 2006 सक्सीडिंग द 1993 SAARC प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट। और ये जो साफ्टा है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके हस्ताक्षरकर्ता जो देश है उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
इसके अलावा मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ये इसमें शामिल है। इसका हिंदी नाम है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, साफ्टा इसे शॉर्टकट में कहा जाता है। जो हस्ताक्षरकर्ता देश है उनके नाम आपने देखे ही, और इसके बारे में यही बड़ी बात है कि ये मुक्त व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देता है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र दक्षिण एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मुक्त व्यापार व्यवस्था है उसी का अंग है या उसी को सपोर्ट करने का काम करता है, और यह समझौता 2006 में लागू हुआ था। ठीक, इसकी डेट आप दिमाग में रखेंगे। और इसके साथ ही जो 1993 में सार्क अधिमान्य व्यापार व्यवस्था थी उसको सफल किया गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एशिया कोऑपरेशन डायलॉग को देख लीजिए। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 18 जून 2002 को होती है। कुवैत सिटी जो है स्टेट ऑफ कुवैत की, वहां इसका सेक्रेटरीट है। सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? तो इनका नाम है पोर्नचाई दान विविथाना, अच्छा नाम है, यहां आप देख सकते हैं। और करेंटली द एसीडी कंप्राइजेस 34 कंट्री। इसमें 34 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इसमें बहरीन का नाम देख रहे हैं, बांग्लादेश है, ब्रुनेई है, दारुसलम है, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कजाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कुवैत, इसके अलावा किर्गिज रिपब्लिक जो है उसके बारे में आप देख लीजिए, और यहाँ मलेशिया, बीच में एक छूट गया है, ये लाओ पीडीआर है, इसको भी देखिएगा। मंगोलिया, म्यांमार, पाकिस्तान, फिलीपींस, ओमान, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, अफगानिस्तान, तुर्की, and is awaiting the accession of Nepal as 34th member on March 2016 at 14 ministerial meeting in Bangkok, Thailand। ठीक, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। ये है एशिया सहयोग वार्ता, इसका जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 18 जून 2002 को ये स्टैब्लिश हुआ था। कुवैत शहर में, मतलब कुवैत राज्य का जो कुवैत शहर है वहां पे इसका सचिवालय मौजूद है। महासचिव का नाम आपने पीछे भी देखा है, यहाँ भी मौजूद है। इसमें आप पोर्चनाई दान विविथाना का नाम देख रहे हैं। वर्तमान में इसमें 34 सदस्य देश शामिल हैं, और 14वीं जो मंत्री स्तरीय बैठक थी वो मार्च 2016 को हुई थी, और नेपाल को 34वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये अगला वाला है। अगला जो संगठन है वो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU, और इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1 जनवरी 2015 को। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इसका मॉस्को में है, अर्थात रशिया में, और मेंबर कंट्रीज इसमें टोटल 5 है। रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया है, इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, किर्गिज रिपब्लिक है और रशियन फेडरेशन है। ये इसमें कुल मिलाकर 5 मेंबर कंट्रीज है। सभी रिपब्लिक हैं, आप देख रहे हैं। रशिया जो है वो फेडरेशन हो गया, और यहाँ दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, इनका नाम है निकोल, इनके चित्र को आप देख पा रहे हैं। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ बेलारूस दिए हुए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ किर्गिजिस्तान, इनका नाम कॉसिम जोरमर्ट माफ कीजिएगा टोकाएव है। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिज रिपब्लिक, इन्हें आप देख लीजिए, और इसके साथ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, इनका नाम बताने की आवश्यकता ही नहीं है, व्लादिमीर पुतिन। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप मेंबर कंट्रीज को देखिए, कंट्रीज के नाम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यहाँ पे वही चीज हिंदी में दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। स्थापना दी हुई है 1 जनवरी 2015। मॉस्को रूस इसका प्रशासनिक केंद्र है। जो सदस्य देश है उसे आपने पहले देखा ही, आर्मेनिया गणराज्य है, बेलारूस गणराज्य है, कजाकिस्तान गणराज्य है, किर्गिज गणराज्य है और रूसी संघ है। इसके बाद अगली वाली जो संस्था है वो है, इसमें आप देख लीजिए, ये रही साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसे शॉर्टकट में कहा जाता है SASEC, मतलब सासेक, और इसे हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग। ठीक, और इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 2001 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज इसमें टोटल 7 है। भारत इसमें शामिल है, इसको आप दिमाग में जरूर रखिएगा। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1948 में। 16 अप्रैल 1948 की जो तारीख है, लेकिन जिस समय इसकी इस्टेब्लिशमेंट इस तारीख पर होती है 1948 में, तब इसे OEED के नाम से, माफ कीजिएगा, OEEC के नाम से जाना जाता था। मतलब इसका स्वरूप ऐसा था। लेकिन बाद में 1961 में जब इसे रिन्यू किया जाता है तो इसका स्वरूप हो जाता है OECD का, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और सेक्रेटरी जनरल इसके कौन है? तो एंजल गुरेया है, अर्थात महासचिव का नाम क्या है? एंजल गुरेया। और मेंबर कंट्रीज इसमें 37 है।
कोलंबिया हैज बिकेम द ओईसीडीज 37 मेंबर कंट्री। इसमें जितने मेंबर्स हैं उन्हें याद रखना इतना कंपलसरी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये बस याद रखिएगा कि सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, तो इसमें सबसे लेटेस्ट में कोलंबिया जुड़ा हुआ है, भारत इसका सदस्य नहीं है। ये एक बड़ी बात। अब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आपने देख लिया है, हिंदी वाला यहाँ मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं, इसमें वही चीजें दी हुई है। इसके बाद AIIB को देख लेते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को। ये स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 2016 जनवरी में। बीजिंग जो चाइना का है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है और 103 इसमें मेंबर कंट्रीज है और जिंग लिक्विन ये इसके प्रेसिडेंट है। इस प्रकार से हमने इसे देखा। इसका आगे वाला जो हिंदी वर्जन है उसे देख लीजिएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना इसकी जनवरी 2016 में होती है। बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष का नाम आपने देखा और सदस्य देशों की संख्या याद रखिएगा। इसके बाद अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक को देखते हैं, यहां पर है 10 सितंबर 1964 को ये स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे है, तो ये अबादजान मतलब आइवरी कोस्ट वाली इसकी लोकेशन है। सदस्य देशों की संख्या 54 है। इंडिपेंडेंट अफ्रीकन कंट्रीज मतलब रीजनल मेंबर के तौर पे, और 26 जो है वो नॉन अफ्रीकन कंट्रीज है मतलब नॉन रीजनल मेंबर के तौर पे। इस प्रकार से इसमें सदस्यों की संख्या है, तो सदस्यों में भी 2 कैटेगरी है, उसको दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद एशियन क्लियरिंग यूनियन, ये वाला आप देख रहे हैं, मतलब एशियाई समाशोधन संघ इसको हिंदी में कहा जाता है, काफी अच्छा नाम है। दिसंबर 1974 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर इसका तेहरान में है। 9 मेंबर कंट्रीज है, इसमें आप नाम देख सकते हैं। बांग्लादेश का नाम है, भूटान है, यहाँ देखिएगा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव इंडिया है, इसको आप देख सकते हैं। म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान। भारत जिसमें जिसमें शामिल है उसको आप एक जगह लिखकर याद कर लीजिएगा और भारत जिसमें नहीं शामिल है उसको दूसरी जगह लिखकर याद करिएगा, तो ऐसे भी आपको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से को देखते हैं। यह है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट यानी CIS और स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है दिसंबर 1991 में। मिन्स्क जो है बेलारूस का, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके नाम आप याद रखेंगे। अजरबैजान है, आर्मेनिया है, बेलारूस है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है और मोल्दोवा है। रशिया भी इसमें शामिल है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और यूक्रेन है। ये सब इसमें मेंबर कंट्रीज है। यहाँ स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रमंडल है उसकी बात हो रही है, उसका जो हिंदी वर्जन है वो आपने देखा। इसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को देख लीजिएगा, यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, और इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, इस प्रोग्राम की स्थापना होती है 1962 में। यहाँ आप दोनों भाषाओं में देख पा रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। रोम कहाँ है ये आप जानते ही हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम क्या है, ये डेविड बीसले है, इनका नाम याद रखिएगा, डेविड बीसले। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज गवर्न बाई WFP एग्जीक्यूटिव बोर्ड, मतलब इसको गवर्न करने वाली बॉडी कौन सी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जिसका नाम है WFP एग्जीक्यूटिव बोर्ड, विच कॉन्सिस्ट ऑफ 36 मेंबर स्टेट एंड प्रोवाइड इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ WFP's एक्टिविटी। मतलब ये सुपरविजन का काम करता है, साथ में ये पूरा जो उसका रख रखाव है, डायरेक्शन का काम है, वो सब भी करता है। तो गवर्निंग बॉडी का जो काम होता है वो करती है। फिलहाल कौन कंट्रोल करता है बस इतना ध्यान रखना पर्याप्त है। और इसके 36 मेंबर स्टेट है, ये थोड़ी सी संख्या याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही चीज यहाँ हिंदी में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम ये WFP कार्यकारी बोर्ड के द्वारा शासित होता है और 36 सदस्य जो राज्य हैं वो इसमें शामिल है। WFP की गतिविधियों के अंतर सरकारी जो समर्थन होते हैं, दिशा होते हैं, पर्यवेक्षण का काम होता है, उन सबको ये प्रदान करता है। अब जो संस्था आप देख रहे हैं ये काफी बार आपने इन्वायरमेंट में पढ़ी है और इसके बारे में आप काफी हद तक जानते भी होंगे। UNEP का मतलब क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 5 जून 1972 को। स्टैब्लिशमेंट कब होती है, 5 जून 1972 को होती है। नैरोबी जो है केन्या का, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ इसके डायरेक्टर जनरल का नाम आप देख सकते हैं, इनका नाम है इंगर एंडरसन इसके डायरेक्टर जनरल है। UNEP एंड WMO एस्टैब्लिश इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC इन 1988 टू एक्सेस क्लाइमेट चेंज बेस्ड ऑन लेटेस्ट साइंस। ठीक, ये एक बड़ी बात है। तो दोनों ने मिलकर इसे स्थापित किया था, मतलब UNEP और WMO जो है दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल एस्टैब्लिश किया था क्लाइमेट चेंज पे, जिसे कि IPCC शॉर्टकट में कहा जाता है। ये 1988 की बात है। फिलहाल इसे भी हम देखेंगे। यहाँ तक देखा, इसका हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, यहाँ वही चीज दी हुई है। 5 जून 1972 को ये UNEP जो है वो एस्टैब्लिश होता है। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। इंगर एंडरसन जो है वो इसके महानिदेशक है
और यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने नवीनतम विज्ञान पर आधारित जो जलवायु परिवर्तन है उसका आकलन करने के लिए 1988 यानी 1988 में जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC की स्थापना की थी। इसके बाद जो अगली संस्था है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA, और 1969 में ये स्टैब्लिश होता है। न्यूयॉर्क सिटी जो यूनाइटेड स्टेट की है वहां इसका हेडक्वार्टर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम नतालिया कैनमैन है, ठीक, डॉक्टर नतालिया कैनमैन, ये इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उनका नाम है। अब यहाँ ये कहा गया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड यूथ इन मोर देन 150 कंट्रीज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फॉर वुमेन एंड यूथ दोनों है इसमें, ध्यान दीजिएगा, वुमेन और यूथ दोनों। मोर देन 150 कंट्रीज विच आर होम टू मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब जहां पर विश्व की लगभग 80% से भी ज्यादा आबादी निवास करती है, वैसे जो 150 देश हैं वहां पर महिलाओं और युवाओं की जो हेल्थ है उसकी केयर करना, उसके बारे में जितना भी फायदेमंद काम है उसको करना, ये इस संस्था का वर्क है। अब यहाँ इसी के बारे में हम देखते हैं, यहाँ हिंदी वर्जन है ना, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ये इसका हिंदी नाम हो गया, और नतालिया कैनेमैन ये इसकी कार्यकारी निदेशक है, इन्हें आपने पीछे भी देखा था। 150 से अधिक देशों में महिलाओं और युवाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल, जो कि दुनिया के 80% से अधिक आबादी के लिए घर का काम करता है। मतलब ये जो 150 देश है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका करीब मोर देन 80% यहीं पर रहती है, तो ऐसे देशों पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद जो अगली संस्था है उसे आप देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी UNICEF यानी यूनिसेफ इसको कहा जाता है ना शॉर्टकट में। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है दिसंबर 1946 में। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ये कौन है इसके, इनका नाम है मिस्टर जाइल्स फैग्निनोऊ, अच्छा नाम है ना, मिस्टर जाइल्स फैग्निनोऊ। और डिप्टी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उनका भी नाम भी देख लीजिए, मिस्टर रैंडल गोंजालेज विलालोब, ये इनका नाम है। तो यहाँ डिप्टी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड दोनों के नाम दिए हुए हैं, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ देखिए यूनिसेफ वर्क इन ओवर 190 कंट्रीज, मतलब इसका काम कितना बिखरा और कितना फैला हुआ है वो आप समझ सकते हैं। 190 देशों में ये काम करता है, एंड टेरिटरीज मतलब उसके साथ जो संबद्ध शासित क्षेत्र हैं उनको भी जोड़े हुए हैं। टू सेव चिल्ड्रंस लाइव्स, टू डिफेंड देयर राइट्स, यहाँ देखिएगा, टू डिफेंड देयर राइट्स एंड टू हेल्प देम फुलफिल देयर पोटेंशियल फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू एडोलसेंस एंड वी नेवर गिव अप। ये इसका टारगेट है, बच्चों के हितों की रक्षा करना, ये मूल रूप से इसका उद्देश्य है। और इसी का जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आपने देखा, हिंदी वाला यहाँ देख लीजिए। यूनिसेफ जो है वो 190 से अधिक जो राष्ट्र है वहां पे या उनसे संबद्ध क्षेत्रों में बच्चों के जीवन को बचाने, उनके हक की रक्षा करने और किशोरावस्था के दौरान या बचपन से ही उनकी जो क्षमता है उसको पूरा करने में उनकी मदद के लिए काम करता है। और हम कभी हार नहीं मानते, ऐसा इसका कहना है, ये इसका ध्येय वाक्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को आप देख रहे हैं। एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपने पीछे देखा था, ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका शॉर्टकट जो है वो एकदम मिलता जुलता है, लेकिन ये अलग चीज है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है नवंबर 1974 में, मैड्रिड स्पेन ये इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम यहाँ आप देखें, जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम जुराब पोलोली कौशली है, ये पैर में पहनने वाली जुराब नहीं है, इनका नाम है ऐसा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है इनका नाम हु शेनजोंग है। यहाँ इसका जो हिंदी वर्जन है उसे भी आप देख रहे हैं, तो पहचानने में आपको आसानी होगी। मेंबर कंट्रीज जो है वो 159 है, ये आपने देखा। तो ये विश्व पर्यटन संगठन है। इसके बाद जो अगली वाली संस्था है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 23 मार्च 1950 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मेंबर कंट्रीज कुल 187 है, यहाँ आप देख लीजिए। WMO हैज 187 मेंबर स्टेट एंड 6 मेंबर टेरिटरीज, 6 जो है वो मेंबर टेरिटरीज है। जबकि प्रेसिडेंट इसके कौन है, प्रेसिडेंट का नाम यहाँ देखिए, इनका नाम है गेरहार्ड एड्रियन और ये जर्मनी के हैं, मतलब मूल रूप से जर्मनी के बाशिंदे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा WMO को, इसका जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है। इसके बाद अगली वाली जो संस्था है वो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPI। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो 9 अक्टूबर 1874 में होती है, काफी पुरानी संस्था है, इसे यहाँ देखिए। बर्न स्विट्जरलैंड का जो है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम बिसार अब्दुल रहमान हुसैन है, इस प्रकार से दिया है। यहाँ पूरा नाम लिखा नहीं है असल में, जो इसका अंग्रेजी वर्जन है ना, यहाँ हुसैन होना चाहिए था, ये असली नाम है बिसार अब्दुल रहमान हुसैन, ये महासचिव है इसके।
सदस्य देशों की संख्या 192 है। इसमें इतना ही, ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन था। इसके बाद अगली संस्था को देखते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को आप देख रहे हैं, जिसे यूनिडू कहा जाता है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है नवंबर 1966 में। वियना ऑस्ट्रिया का जो है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज इसमें अगर देखा जाए तो एज ऑफ 1 अप्रैल 2019 170 स्टेट्स आर मेंबर ऑफ यूनिडो। मतलब तब से लेकर जो 1 अप्रैल 2019 तक का डाटा है, वहां तक 170 स्टेट इसमें जो मेंबर ऑफ यूनिडो है उसकी हैसियत से जुड़े हुए थे। डायरेक्टर जनरल को अगर देखें तो इनका नाम ली योंग है, और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये इनका लोकेशन है, मतलब इनके जगह का नाम दिया हुआ है। यहाँ वही चीज हिंदी में दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं। चीन का ये जनवादी गणराज्य के तौर पे यहाँ बताया गया है। और सदस्य देशों की संख्या आपको दिमाग में रखनी है, मुख्यालय याद रखना है मोटे तौर पे। इसके बाद अगली जो संस्था है यहाँ पे दी हुई है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसे कहा जाता है ITU। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 17 मई 1865 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड ये इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल का नाम होलिन झाऊ है, और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है इनका नाम मैकोलम जॉनसन है। ये आप नाम देख रहे हैं। मेंबर कंट्रीज जो है वो 193 है, मतलब 193 मेंबर स्टेट, एंड मेंबरशिप ऑफ ओवर 900 कंपनीज। मतलब 193 मेंबर स्टेट तो है ही है, इसके अलावा 900 जो यहाँ पे कंपनीज हैं वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ITU इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। इसकी विशेषता क्या है कि ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो इतना हमने देखा। इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे मौजूद था, हिंदी वाला यहाँ दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसको कहा जाता है। 900 से भी अधिक जो कंपनियां हैं वो इसमें सदस्यता ली है, बहुत बड़ी बात है। और ITU जो है वो अंतर सरकारी निकाय है। इसके बाद जो अगली संस्था है वो IMO है, यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में स्टैब्लिश होता है। लंदन जो यूनाइटेड किंगडम का है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और इनके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मिस्टर किटैक लिम। और मेंबर कंट्रीज जो है इसमें 174 है, इसमें दिया भी है। IMO करेंटली हैज 174 मेंबर स्टेट एंड 3 एसोसिएट मेंबर। 3 जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ IMO एंड हैड ज्वाइंड इट एज अ मेंबर स्टेट इन 1959। मतलब ये मेंबर स्टेट की हैसियत से 1959 में इसको ज्वाइन किया था। तो इस प्रकार से हमने भारत का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात कर रहे थे। इसके बाद अगली जो संस्था है वो ICAO है, यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1944 में होती है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा का है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। 193 इसमें मेंबर कंट्रीज है। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम मिस्टर सैल्वाटोरो सैचियानो, ये इसके प्रेसिडेंट है। मॉन्ट्रियल कनाडा ये इसका हेडक्वार्टर है, उसको आप ध्यान रखेंगे। और सदस्य देशों की संख्या दिमाग में रखिएगा 193। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर यह है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, यहाँ इसका हेडिंग दिया हुआ है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे दी हुई है। तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1949 में होती है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, मतलब यूनाइटेड किंगडम में। मेंबर कंट्रीज जो है उनकी अगर बात करें तो द कॉमनवेल्थ इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 54 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज। मतलब यहाँ पे 54 जो इंडिपेंडेंट और इक्वल कंट्रीज हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है। और सेक्रेटरी जनरल का नाम यहाँ अगर आप देखें तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, ये इनका नाम, ये महासचिव है। इसके बाद अगली जो संस्था है वो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी इसके बारे में हमने पीछे देखा था, तो वहां कहा गया था कि इसके बारे में जो विस्तार से जानकारी है वो आगे दिखाई देगी, वो यहाँ पर आ गई। 1988 में जैसा कि आपने वहीं पर देखा इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज इसमें 195 है। और चेयरमैन इसके कौन है? चेयरमैन का नाम है सुंग ली। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF आ गया है। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1971 जनवरी में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ आप देख रहे हैं कोलोगनी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मौजूद है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष का नाम यहाँ देख सकते हैं आप, कॉलोस स्क्वायर। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये दुनिया की 1000 जो अग्रणी कंपनी है उनको बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए या बेहतर भविष्य देने के लिए मंच देता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है और वहां से वो अपना जो विकास का कार्य है उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली संस्था है वो यहाँ नीचे आ गई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ की बात हो रही है। 1945 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है और इसके बारे में हमने पीछे भी देख रखा है। ये हेडक्वार्टर इसका द हेग में है, नीदरलैंड में। और यहाँ इसके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम दिमाग में रखिएगा। प्रेसिडेंट इसके हैं जॉन E. डोनाग्यू और उपाध्यक्ष का नाम है किरिल जॉर्जियाई। ये दोनों जने हैं, उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट।
अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के पद के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना हुआ है। मतलब 9 साल की कार्य अवधि इसमें होती है, तो उसको भी आप एक बार दिमाग में रखें तो अच्छा रहेगा। और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टैब्लिशमेंट ईयर तो वही कॉमन है सभी का। हेडक्वार्टर इसमें आपने पीछे ही देख लिया है। इसमें नया वही है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और इसमें जजों की नियुक्ति का जो एक समय अंतराल है वो दिया हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम की बात हो रही है। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वो बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। इसकी स्टैब्लिशमेंट का जो प्लेस है उसको आप देखें, बेलग्रेड सर्बिया, 1961 में ये स्टैब्लिश होता है। मुख्यालय इसका जो सेंट्रल जकार्ता है इंडोनेशिया का, वहाँ पे है। मेंबरशिप इसमें 120 मेंबर स्टेट है, 17 जो है वो स्टेट है ऑब्जर्वर की हैसियत से, और 10 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इससे जुड़े हुए हैं। 5 फाउंडिंग मेंबर हैं। और 5 फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं तो इन्हें आप देखें। इसमें यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पहले पीएम यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के 2 राष्ट्रपति इसमें गमाल अब्दुल नसीर, और इसके साथ घाना के जो पहले राष्ट्रपति थे, मतलब इसमें आप नाम देखें, कुव्वे नुकुमा का नाम आता है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो। इस प्रकार से ये 5 संस्थापक सदस्य के तौर पे यहाँ दिखाई देते हैं। मतलब ये राज्यों के या राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि हैं उनके नाम दिए। तो संस्थापक राष्ट्रों के नाम अगर आप देखना चाहें तो इन्हीं के जो राष्ट्र हैं उनको देख लीजिए, और अगर संस्थापक जो व्यक्ति हैं उनके नाम देखना चाहें तो वहां ये दिए हुए हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन को हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप दिया हुआ है यानी ऑस्ट्रेलिया समूह। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1985 में। मेंबर कंट्रीज इसमें 43 है, इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब भारत इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और ऑस्ट्रेलिया समूह या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो है ये सदस्य राष्ट्रों का एक अनौपचारिक संघ है। इसमें कोई औपचारिकता नहीं है। इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण कानूनों का समन्वय करना है। जो बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स होते हैं ना, उनके द्वारा जो रिस्क होता है उसको कम करने के उद्देश्य से ये राज्यों की आपस में एक समिति के तौर पे काम करता है। इसे हमने देखा 1985 में ये स्टैब्लिश होता है। इसके बाद अगली जो संस्था है वो है MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था इसको कहा जाता है। स्टैब्लिशमेंट इसकी 1987 में होती है। 35 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। भारत इसमें 2016 से शामिल है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम यानी MTCR की अगर बात करें तो ये स्टैब्लिश होता है अप्रैल 1987 में बाई G7 कंट्रीज। जो G7 देश हैं, G7 में जितने भी 7 देश हैं, उनके सौजन्य से ये स्थापित होता है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है G7। तो इनके द्वारा ये स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के नाम से जो अगली संस्था है उसको देखेंगे। NSG की बात हो रही है। 1974 में ये स्टैब्लिश होता है। 48 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं और चाइना और इंडिया के बीच में तनातनी जो है वो इसी को लेकर चल रही है। यहाँ NSG की जो सदस्यता थी, आपने बहुत बार इस मुद्दे को न्यूज में देखा था। चेयरमैनशिप यहाँ पे किसकी है तो इसमें चेयरमैन बदलते रहते हैं। चेयरमैन का पद स्थिर तो होता नहीं है। फिलहाल जो यहाँ पे करेंटली है वो वर्नर बॉवेन है और ये बेल्जियम के हैं। 2020-21 ये इनका कार्यकाल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ NSG का जो लोगो है और उनकी जो चेयरमैनशिप है बेल्जियम का, यहाँ उनका प्रतिनिधित्व है, उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की अगर बात करें तो 1974 वही चीज यहाँ मतलब हिंदी में दी हुई है, चाहे तो आप देख सकते हैं। 1974 में ये स्टैब्लिश होता है। भारत इसमें शामिल नहीं है। वर्नर बॉवेंस जो है ये बेल्जियम के हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद G7 को आपने पीछे देख ही लिया है। G7 में कितने मेंबर्स हैं। अब ये 1975 में स्टैब्लिश होता है। यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस, ये इसमें सदस्य हैं। कुल मिलाकर 7 देश। नेक्स्ट G20 को देख लेते हैं। G20 जैसा नाम से स्पष्ट है, यहाँ 20 देश होंगे और इसमें स्टैब्लिशमेंट होती है 26 सितंबर 1999 को। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, तो इसमें आप सलमान भी याद रखेंगे तो भी याद हो जाएगा। और 2020 ये इनका मतलब जो करंट वाला स्टेटस है वो दिया हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 का मतलब 20 जो सदस्य देश है उनका ये पूरा ग्रुप है। इज द प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मतलब ये जो फोरम है ये किस लिए है, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की हैसियत से काम करता है। द मेंबर ऑफ G20, अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं उनके नाम जरा देख लीजिएगा। इसमें जो सदस्य देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन,
फ्रांस, जर्मनी, भारत इसमें शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, ये सब जो सदस्य देश हैं उन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ मेकांग गंगा कॉरपोरेशन को आप देख रहे हैं, ये कोऑपरेशन है। अब इसमें इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है नवंबर में, मतलब 10 नवंबर सन 2000 को। यहाँ इसकी जो हेडक्वार्टर की लोकेशन है उसे देखिएगा। लाओस का जो विंतियाने है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ मेंबर कंट्रीज जो है वो टोटल 6 है। इसमें भारत शामिल है, इसके अतिरिक्त थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये इसमें 6 सदस्य हैं। अब इसके बारे में देखें, मेकांग यहाँ नदी का नाम है, ये आप सभी जानते हैं। तो वही कहा गया है, मेकांग इज द ट्रांस बाउंड्री रिवर इन साउथ ईस्ट एशिया, इज द वर्ल्ड 12th लॉन्गेस्ट रिवर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये विश्व की 12th यानी 12वें नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर है एंड द 7th लॉन्गेस्ट इन एशिया। और एशिया महाद्वीप में अगर देखें तो ये 7वें लंबाई के मामले में 7वें नंबर पे। इट फ्लो फ्रॉम तिब्बतियन प्लेटू, द रिवर रन थ्रू चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। भारत से होकर ये नहीं बहती है, लेकिन उसके बावजूद भारत इसमें शामिल है। तो इसमें देख लीजिएगा 6 सदस्य हैं टोटल। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला जो है साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रेंगल, मतलब दक्षिण एशिया विकास चतुष्कोण इसको कहा जाता है। तो साउथ एशियन ग्रोथ क्वाड्रेंगल जो है ये फॉर्मली लॉन्च किया गया था कब? बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, यानी बिबिन जिसे कहा जाता है, इन 1996। डेट यहाँ 1996 की है। एंड फॉर्मली इंडोर्स एट द सार्क समिट इन मालदीव इन 1997। मतलब पहले इसकी अनौपचारिक तरीके से स्थापना होती है 1996 में, लेकिन बाकायदा इस पर ठप्पा लग जाता है जो सार्क समिट होती है मालदीव में 1997 वाली, मतलब 1997 वाली, उसमें। अब यहाँ इसके जो सेक्टर हैं, किन किन सेक्टर्स में ये काम करता है, तो इन्वायरमेंट का सेक्टर ये कवर करता है, एनर्जी वाला सेक्टर कवर करता है, पावर है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को भी ये कवर करता है। इस प्रकार से ये संस्था काम करती है। विकास के जितने भी अहम मुद्दे हो सकते हैं जो कि नवोन्मेषी हो सकते हैं, उनको ये अपने अंदर शामिल करता है। इसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को देखेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1975 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेद्दाह में है। जेद्दाह है कहाँ पे? तो ये सऊदी अरेबिया में है। 57 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं और भारत इसमें शामिल नहीं है, तो भारत ऐसी संस्थाओं में नहीं शामिल होता है। अब इसके बाद इसमें एक चीज और है, प्रेसिडेंट का नाम दिया है, तो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डॉक्टर बांदर MH हजार, ये इसके प्रेसिडेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले को देखें, USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इसको कहा जाता है। तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1922 एंड डिसॉल्व इन 1991। मतलब इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1922 में और वर्तमान में ये जिंदा नहीं है, मतलब 1991 में ये भंग हो गया था। तो इसमें 15 सदस्य हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, मतलब थे जब ये था तब सदस्य थे, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बाल्टिक कंट्रीज और बाल्कन कंट्रीज भी पूछी जाती हैं, कौन कौन से देश होते हैं। तो जो बाल्टिक देश है उसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है ये बाल्टिक देशों में शामिल होते हैं। बाल्टिक राज्यों की लोकेशन क्या हो सकती है? तो यूरोप के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाल्टिक सागर का जो पूर्वी किनारा है, बाल्टिक सी का जो पूर्वी किनारा है उस पर जो देश स्थित है उनको कहा जाता है बाल्टिक देश। उसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये जो देश है, मतलब ये पूरा मिलाकर ये बाल्टिक देशों का एक समूह तैयार होता है, इसको कहा जाता है। तो ये इनका नाम या नामकरण जो है वो बाल्टिक सागर के आधार पर किया गया है। इसमें देशों के नाम आप एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस यानी ICRC को देखते हैं। 1863 में ये स्टैब्लिश होता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट का नाम पीटर मुरेर है और डायरेक्टर जनरल इसके रॉबर्ट मैर्डनी है। फाउंडर की अगर बात करें या जो स्थापन करता है तो वो हेनरी डुनेंट है। ICIC हैव 1800 स्टाफ इन ओवर 90 कंट्रीज हेल्पिंग पीपुल अफेक्टेड बाई आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। जो हिंसा या हथियारों के हमले में घायल हुए लोग हैं या उससे प्रभावित लोग हैं, उनकी सहायता करने के उद्देश्य से ये काम करता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति से कहा जाता है, या शॉर्टकट में आप रेड क्रॉस भी कह सकते हैं। यहाँ इसका जो हिंदी वर्जन है उसे आप देख रहे हैं। रॉबर्ट मॉर्डिनी जो है वो इसके महानिदेशक है। संस्थापक जो है वो हेनरी डुनेंट है। पीटर मोरेर जो है वो इसके अध्यक्ष है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 18,000 इसके कर्मचारी है और 90 से अधिक देशों में ये फैला हुआ है। हिंसा से प्रभावित और सशस्त्र संघर्ष में जो घायल हुए लोग हैं उनकी ये सहायता करता है।
इसके बाद जो अगली संस्था है वो है IOS। IOS का मतलब क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1947 में, लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर, माफ कीजिएगा, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट का प्लेस है, मतलब लंदन यूनाइटेड किंगडम, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। मेंबरशिप इसमें अगर देखी जाए तो ISO इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ अ मेंबरशिप ऑफ 165 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। यहां ध्यान से देखिएगा, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और विथ अ मेंबरशिप ऑफ 165 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। अब इसमें यह है कि प्रेसिडेंट का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये केन्या के हैं और इनका नाम देख लीजिएगा थोड़ा, एडी नोजरोगे इनका नाम है और ये केन्या के रहने वाले हैं। हेडक्वार्टर आपने देखा, मेंबरशिप किस प्रकार की है और एस्टेब्लिशमेंट कब होती है। ये था हमारा मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके बाद जो अगली संस्था है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1961 में और लंदन यूके का जो है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम आप देख लीजिएगा, कुमी नायडू इनका नाम है। फाउंडर इसके जो है वो पीटर बैनन्स है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन पीपल इन ओवर 150 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हु कैंपेन टू एंड अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार के हनन का जो काम होता है या मानवाधिकार का जो हनन का मुद्दा होता है उसके खिलाफ ये संस्था काम करती, ये चीज है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां देखें इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है यानी IRENA। अब इस्टेब्लिशमेंट इसकी 2009 में होती है और अबू धाबी ये इसका हेडक्वार्टर है UAE में। मेंबरशिप की अगर बात करें तो 161 इसमें टोटल सदस्य हैं, 160 स्टेट हैं और उसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है वो एक अलग से है, तो मतलब कुल मिलाकर 161। अब यहाँ डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर जनरल का भी नाम दे रखा है। इनके नाम आप देख लीजिए, फ्रांसिस्को लॉ कैमरा है और उप महानिदेशक यानी डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो है वो गौरी सिंह। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देख लेते हैं, ये है OIC। तो एस्टेब्लिशमेंट इसकी 25 सितंबर 1969 में होती है। हेडक्वार्टर वही जेद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। 57 इसमें मेंबर्स हैं, भारत इसमें शामिल नहीं है। सेक्रेटरी जनरल की अगर बात करें तो यूसुफ बिन अहमद बिन अब्दुल रहमान अल ओहिमीन, ये इनका पूरा नाम है, लंबा सा नाम है। इसके बाद आगे बढ़े, इसका जो हिंदी वर्जन है वो यहाँ मौजूद है। 25 सितंबर 1969 को ये स्थापित होता है, जेद्दा सऊदी अरब इसका मुख्यालय है। इसमें जो सदस्य देश हैं 57 है, भारत उसमें शामिल नहीं है, बात खत्म हो गई। और महासचिव इसके कौन है तो यूसुफ बिन अहमद बिन अब्दुल रहमान अल ओथाइमीन, ये इनका पूरा नाम है। इसके बाद जो अगली संस्था यहाँ आप देख पा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। जो रासायनिक हथियार होते हैं ये अपने आप में बहुत गंभीर खतरा है, तो उनके खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1997 में। द हेग जो नीदरलैंड का है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज की संख्या है 193 इंक्लूडिंग इंडिया, भारत इसमें शामिल है। ठीक है, भारत इसमें शामिल है तो इसको ध्यान से देखिएगा। और डायरेक्टर जनरल का नाम इसमें देख लीजिए, इनका नाम है मिस्टर फर्नांडो एरियाज, ठीक, या एरीज भी कह सकते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा फासला होता है, जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ डायरेक्टर जनरल का नाम आपने देखा। रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना ये इसका काम है और ये इसका हिंदी वर्जन। इसके बाद ये WWF आ चुका है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी विश्व के लिए प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष की बात हो रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। ग्लैंड जो है वहां पे इसका मुख्यालय, मतलब ग्लैंड वार्ड जो स्विट्जरलैंड की जगह है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट और CEO की बात करें तो वो पवन सुखदेव है, यहां आप देख रहे हैं पवन सुखदेव है। और विश्व के अग्रणी संरक्षक संगठन के रूप में WWF 100 से अधिक देशों में काम करता है। ये अलग अलग देशों में जुड़ा हुआ है, तो 100 से अधिक देशों में ये सक्रिय है। इसके बाद जो अगली संस्था है वो IHO है, यानी इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, माफ कीजिएगा हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1921 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मोनाको में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम मॉथियास जोनास है। और मेंबर कंट्रीज की अगर बात करें तो 93 इसमें मेंबर स्टेट है करेंटली, इसे हमने देखा। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की बात करें तो 1909 में ये स्टैब्लिश हुआ था। दुबई जो UAE का है वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और मेंबर कंट्रीज जो है उसमें द ICC इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट रिप्रेजेंटिंग 105 मेंबर्स। इसमें टोटल 105 मेंबर्स हैं। चेयरमैन जो है इसके ग्रेग बर्कले असल में इनका नाम है। और चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम इंदिरा नूई है।
ठीक, इसे आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, इंडियन, यहाँ जो इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर है उनका नाम इंदिरा नूई है और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उनका नाम मनु साहनी है। ठीक, इस प्रकार से देख रहे हैं आप। चेयरमैन का नाम यहाँ आपने देखा, ये इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर है इंदिरा नूई और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मनु साहनी। इसके बाद अगले वाले की ओर बढ़ते हैं और आगे वाला जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। एस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है 1948 में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। IUCN काउंट ओवर 1400 मेंबर्स फ्रॉम ओवर 170 कंट्रीज, मतलब 170 देशों में से करीब 1400 सदस्य यहाँ पे पूरे इसके जो सदस्यता है या इससे जुड़ने की बात है उसमें शामिल है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट का नाम है जियांग झैंग और डायरेक्टर जनरल का नाम है ब्रूनो ओब्रेले। इस प्रकार से है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, और ये काफी पॉपुलर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बाद अगली संस्था देखिए, स्मारक और स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इसको कहा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है यानी फ्रांस, और डायरेक्टर जनरल का नाम मैरी लॉरे लॉवनीर है। ये थोड़ा विचित्र नाम है। इसके बाद जो अगली संस्था है उसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। दिसंबर 1977 में ये स्टैब्लिश हुआ था। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। गिलबर्ट एफ ह्यूगो, असल में ह्यूंगबो, ये इसके प्रेसिडेंट है। गिलबर्ट एफ ह्यूंगबो ये इसके प्रेसिडेंट है और इसके पास 177 मेंबर स्टेट है, कंप्राइज ऑफ डेवलपिंग मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड हु आर डिसाइडेड टू इरेडिकेटिंग पुअर्टी इन रूरल एरियाज, मतलब जो गरीबी है उसको मिटाना इनका मेन पर्पज है। तो कुल मिलाकर इसमें 177 जो मेंबर स्टेट है वो काम करते हैं। इसके बाद जो अगली संस्था है उसे आप देख रहे हैं कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, ठीक, IFAD। यहां तक हम जो इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे उनको मिक्स करके देख रहे थे, इसमें कुछ नेशनल थे कुछ इंटरनेशनल थे। इसके बाद अब यहां से हमारा काम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम भारतीय क्षेत्र में उतर आएंगे। तो ये अंतिम देख रहे हैं हम लोग, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है। स्थापना होती है दिसंबर 1977 में, रोम इटली में इसका मुख्यालय है और ह्यूंगबो जो है वो इसके अध्यक्ष है। वही चीज हमने अभी इंग्लिश में देखी है। 177 इसमें देश है। इसका जो लक्ष्य है उसको दिमाग में रखिएगा, दुनिया के सभी क्षेत्रों से विकासशील, मध्यम और उच्च आय वाले देश इसमें शामिल होते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी उन्मूलन के लिए समर्पित है। अपने डेवलप हो गए हैं तो दूसरे को डेवलप करना या दूसरे की भी दशा सुधारना, समानता का स्तर पैदा करना, ये इनका दायित्व बनता है। इसलिए अब इसके बाद हेडिंग यहां से एकदम मोटी वाली आप देख रहे हैं, भारत की प्रमुख अनुसंधान संस्थान। सबसे पहले केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान को आप देख रहे हैं। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है धनबाद में, धनबाद यानी झारखंड की बात हो रही है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूरू में है, यहां पर मौजूद है। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। उपग्रह नियंत्रण केंद्र ये हासन में है। हासन कहां पर है? कर्नाटक में है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान ये देहरादून में है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान को आप देखें ये रुड़की में है, अर्थात उत्तराखंड की बात हो रही है। इसके बाद यहां से देखिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद झारखंड में है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये नागपुर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये गोवा में है। केंद्रीय नमक समुद्रीय रसायन अनुसंधान संस्थान, ठीक, एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा, ये भावनगर में है अर्थात गुजरात में है। और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। रमन अनुसंधान केंद्र ये बेंगलुरु में है, नीचे जगह का नाम दिया है। इंडियन ऑयल रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर आप देखें तो ये मुंबई में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड ये बेंगलोर में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल हरियाणा में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी जो है वो बेंगलोर में है। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बेंगलोर, माफ कीजिएगा, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पणजी में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान को आप यहां पर देख रहे हैं ये देहरादून में है। कुछ चीजें आप जानते हैं। भारतीय कृषि खोज अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कानपुर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान ये बेंगलोर में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाख एक प्रकार का रसायन होता है जो कि एक कीड़े से प्राप्त होता है, इससे बहुत तरह के आभूषण, चूड़ियां या रसायन भी तैयार होता है इस प्रकार से, और ये काफी ज्वलनशील होता है। तो ये रांची में है इसका जो इंस्टीट्यूट है।
इसके बाद सेंट्रल मैरिन रिसर्च स्टेशन जो है वो कोची में है। सेंट्रल मैरिन रिसर्च स्टेशन ये कहाँ पे है? कोची में है। चावल अनुसंधान संस्थान ये आपने पढ़ा ही था, कटक में, यानी उड़ीसा की बात हो रही है। आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में है। तंबाकू वाला राजमुंदरी में है, आंध्र में। नमक अनुसंधान संस्थान ये भावनगर में चला गया फिर से। इसके बाद सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है। एरिड जोन यानी एकदम शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क क्षेत्र कहाँ पे होगा? जोधपुर वाला इलाका यानी राजस्थान। इसके बाद केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये एर्नाकुलम में है। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य का नाम आप यहाँ परिचित है, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कोलकाता में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी यहाँ आप देख रहे हैं ये लखनऊ में है। बोस अनुसंधान संस्थान ये कोलकाता में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर गुजरात में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। भारतीय खगोल संस्थान ये बेंगलोर में है। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ये चेन्नई में है। अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र ये गोवा में है। इसके बाद आप नीचे चले आइए, यहाँ केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान को देख रहे हैं, ये कुराईकुडी में है, मतलब तमिलनाडु की बात हो रही है। सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान का जो केंद्र है ये हैदराबाद में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान जो है ये कयामकुलम केरल में है। कयामकुलम जो जगह है वो कहाँ पे है? केरल में है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन स्वास्थ्य संस्थान जो है ये कोलकाता में है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन जो है वो चेन्नई में है। इस प्रकार से ये संस्थानों के नाम है। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जो है वो बेंगलोर में है। इस प्रकार से हमने जो हिंदी वाला वर्जन था उसमें कुछ संस्थानों के नाम देखे। अंग्रेजी में कुछ को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो हिसार हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है। रमन रिसर्च सेंटर जो है वो बेंगलुरु में है। नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी ये बेंगलुरु में है। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली में है। ये मत समझिएगा कि हिंदी वाले को हमने अंग्रेजी में यहाँ ट्रांसलेट किया है, अंग्रेजी वाले में कुछ नया दिया हुआ है। हो सकता है कि कुछ कॉमन हो जाए, दोनों में मैच कर जाए, लेकिन जो इंग्लिश वाला है उसमें कुछ नई चीजें भी दी हुई हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ये दिल्ली में है, मतलब ये जो सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर ये भी दिल्ली में है। तो ये काम कीजिएगा कि इसमें याद करने में अगर दिक्कत आ रही हो तो एक जगह या एक राज्य में जितने स्थित हैं उनको एक साथ लिखकर उस राज्य के नाम से उस पर टैग लगा दीजिएगा, तो याद करने में इसमें सरलता होगी। ऐसे ही याद किया जाता है, नहीं तो फिर कोई ट्रिक लगाइए, कविता से याद करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो नई दिल्ली में है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो नई दिल्ली में है। इसे आपने देखा। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, मलेरिया एक प्रकार का रोग होता है, मच्छर के काटने से होता है, तो यहाँ देखिए वो नई दिल्ली में है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी नई दिल्ली में है। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो करनाल हरियाणा में है। यहाँ पे जो मृदा की लवणता या खारापन है उसको जांचा जाता है। इसके बाद सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग ये दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी दिल्ली में है। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये केरला में है, जहां नारियल ज्यादा होगा वहीं पर होगा ना। इसके बाद देखें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ये नागपुर में है। सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो धनबाद में है। सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में, भी आपने पीछे देखा तो ये मैच कर गया। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये भी देहरादून में है। इसके बाद यहाँ देख ले, हैफकिन इंस्टीट्यूट जो है वो मुंबई में है। इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी मुंबई में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ये भी मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भी मुंबई में है, तो मुंबई वाले एक साथ दिए हुए हैं। इसके बाद नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ आप देख लीजिए फिर से, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में है। इसकी लोकेशन कहाँ है? लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी लखनऊ में है। इस प्रकार से ये राज्यवार और जिलेवार दे रखा है। इसके बाद यहाँ देखें, अहमदाबाद, अब ये उत्तर प्रदेश के नाम से भी दे सकता है यहाँ, या महाराष्ट्र के नाम से भी दे सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट जगह का नाम है वो इंस्टीट्यूट में आपको याद होनी चाहिए। तो आपने देखा कि लखनऊ में यहाँ टोटल कितने हैं? 3 है। ये नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा जो टॉक्सिकोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट है वो आप देख रहे हैं, और सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ ये अहमदाबाद में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो शिमला में है। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन
ये अगर आप देखें तो ये गुइंदी में है। गुइंदी कहाँ पे है? चेन्नई। और सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर में है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो चेन्नई में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कराईकुडी में है। इस प्रकार से आपने देखा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ये मैसूर में है, मतलब कर्नाटका की बात हो रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, अभी वायरस का प्रकोप है तो ये पूछा जा सकता है, पुणे में है, महाराष्ट्र में। इंडियन लाख इंस्टीट्यूट या लैक इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है, वही लाख अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है, तो वो रांची झारखंड में था, हमने पीछे देख रखा है। इसके अलावा इसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, माफ कीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल गम एंड राइसिन ये भी रांची में है, तो रांची वाले जो है उन्हें आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये चंडीगढ़ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये कोलकाता में है। सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोलकाता में है। इस प्रकार से कोलकाता वाली लोकेशन आप देख रहे हैं। स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ये कोलकाता में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी कोलकाता में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये होम्योपैथी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी कोलकाता में है। और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वो भी कोलकाता में ही है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में, जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये हैदराबाद में है। नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फिर से रिपीट कर गया है। इसके बाद सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी ये भी हैदराबाद में है। तो हैदराबाद वाले सब एक साथ दिए हुए हैं। अभी और भी है हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी हैदराबाद में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये भी हैदराबाद में है। और सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी एक बार फिर से आ गया, तो ये सब हैदराबाद में है। कुल मिलाकर आप इसे देखेंगे। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये गुलमर्ग में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये रुड़की में है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चंडीगढ़ में है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी जो है वो पणजी में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च यानी जो दाल अनुसंधान केंद्र है वो भी कानपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट ये नवी मुंबई में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मानसर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये पुणे में है। और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भी पुणे में ही है। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट जो है वो सूरत में है। कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये हिसार में है, आपने एकदम शुरुआत में देखा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी ये विशाखापत्तनम में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंजीनियरिंग ये भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस ये भोपाल में है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कालीकट में है। अडियार में क्या चीज़ है, तो अडियार में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ देखिएगा। और सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अविका नगर में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर ये भुवनेश्वर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ये गोवा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर ये फरीदाबाद में है। इसके बाद अगला वाला देखें, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो फरीदाबाद में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बरेली में है, मतलब पशु चिकित्सा वाला। और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो है वो गांधीनगर में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी ये गुड़गांव में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग ये जयपुर में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ये पटियाला में है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पिलानी में है। ठीक, इसकी लोकेशन याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ये वाला कहाँ पे है, कोचीन में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी अदर इन कोची, मुंबई एंड विजाग, तो ये गोवा में है। ठीक है, ओशियनोग्राफी के जो इंस्टीट्यूट है उनकी बात हो रही है। और सेंट्रल साल्ट एंड मैरिन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भावनगर गुजरात में है। इसके बाद और भी है, अभी यहाँ देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी अदर इन बेलगाम है, बेलगाम कर्नाटक का जो है वहाँ पे, तो ये रुड़की में भी है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये हैदराबाद में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ ये कोलकाता में है। सेंट्रल माइन एंड प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड ये रांची में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर कर्नाटक में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये चेन्नई में है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है
और उससे पहले एक बीच में छूट गया है, इसे देखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर, ये चेन्नई में है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग वाला तो चेन्नई में था ही, उसे आपने देखा। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो चिनिंगपेट में है। इसके बाद इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, मतलब जो सुगंधित पौधों वाला और औषधीय महत्व के पौधों वाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, वो लखनऊ में है, यानी वो भी यूपी में है। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये नागपुर में है। इसके बाद दो और बचे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं लेकिन जो मेन है वो दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज, ये बेंगलुरु में है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे वीडियो को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।